All right, so good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Mojo Story. A big news coming up from लोक सभा. पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, आप सब जानते हैं, और विंटर सेशन के अंदर लोकसभा की हियरिंग चल रही थी. उसके अंदर एक बड़ी खबर सामने आई है. विजिटर पास पर आए हुए दो युवक पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर बैल्कनी से नीचे कूदते हैं और उसके बाद टीयर गैस अपने शूज से अंदर वो निकालकर टीयर गैस को वहां पर ओपन करके उसको स्प्रे करने की कोशिश की जाती है. एक तरीके का chaos क्रिएट किया गया पार्लियामेंट के अंदर. जो विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोकसभा की जो गतिविधि चल रही थी उसको बीच में रोककर उसको इंटरप्ट कर दो विजिटर पास पर आए युवक, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है क्योंकि बहुत देर नहीं हुआ इस इंसिडेंट को, बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हो पाया. जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक दो युवक जो विजिटर्स पास पर आज पार्लियामेंट में पहुंचे थे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए, वो लोकसभा में प्रोसीडिंग्स के दौरान बालकनी से नीचे कूदते हैं और फिर टीयर गैस स्प्रे करने की कोशिश करते हैं. सिक्योरिटी पर्सनल्स जब तक वहां पहुंचते तब तक पार्लियामेंट में मौजूद एमपीज ने उन दोनों ही युवक को रोककर उनको कंट्रोल कर पार्लियामेंट से बाहर निकालने का प्रोसीजर शुरू किया था. फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जानने के लिए क्या हुआ था, एग्जैक्ट टीएमसी की एक एमपी है जिन्होंने बाइट दिया है, जिनके मुताबिक जो सिचुएशन था वो किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ. फर्स्ट लेट्स लिसन टू द बाइट. कैन वी हैव द बाइट प्लीज? क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है. राइट, सो एज यू कुड सी सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. हाउस हैज बीन एडजर्न्ड टिल 2 PM. 2 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न कर दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ बहुत कैओटिक मूवमेंट था. और कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि आज 13 दिसंबर का जो दिन है साल 2001 में, इसी दिन हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था लेड बाय मसूद अजहर. एक बड़ा अटैक था वो भी, और आज उसी को जब सब लोग श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे थे तमाम शहीदों को जिन्होंने उस पार्लियामेंट अटैक में अपनी शहीदी दी थी, उसी दौरान इसी पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर जो नया सदन है वहां पर आज एक और अटेम्प्ट टू अटैक मैं कहूंगा हमको देखने को मिला है. आई हैव बीन जॉइन्ड बाय जफर इकबाल, माय सीनियर कॉलीग. Zafar, how do you look at it? What do you think about this attack? It is a serious break of protocol, security breach ये नजर आता है बाहर से देखने पे, क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर दो विजिटर्स पे आए लोग इस तरीके से जंप इन करते हैं, टीयर गैस वापस स्प्रेड करने की कोशिश की जाती है. हाउ डू यू लुक एट इट? ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है हर्षित. जिस तरह से पार्लियामेंट का जो सारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके बावजूद ये दो जो युवक है ये वहां तक पहुंचे और इनके पास कैनिस्टर्स भी थे, और जो पार्लियामेंटेरियंस बताते हैं कि उनमें से धुआं निकल रहा था, येलो कलर का धुआं निकल रहा. आप देख सकते हैं विजुअल्स में कितना केओस मच गया. और ये काफी महत्वपूर्ण है कि ये आज के दिन हुआ है जब पार्लियामेंट अटैक की एनिवर्सरी का दिन है. 2001 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था और उसके बाद आज 32 साल के बाद इस तरह की घटना हुई है पार्लियामेंट में. किस तरह से ये अंदर आए ये सबसे बड़ा सवाल है. इस सब पर बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में किस तरह से वहां पे केओस मच गया. एक अहम बात ये है, डिम्पल यादव नेता है समाजवादी पार्टी की, उनका भी ये कहना है कि भाई चाहे रिपोर्टर्स हो, चाहे फिर वो कैमरा पर्सन हो, या फिर जो विजिटर्स पास पर, चाहे एमपी विजिटर पास पर जो लोग आते हैं उन लोगों के पास कोई टैग्स नहीं होते, तो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन किस इंटेंशन के साथ आया है. तो क्या सरकार को एक बार फिर से इसको गो थ्रू करना पड़ेगा? ये एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच नजर आता है. बिल्कुल, ये तमाम जो ये एक्सरसाइज है इसको दोबारा से देखना पड़ेगा क्योंकि ये एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, लेकिन सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल. Right. Meanwhile, for the new viewers who have joined us right now, I would like to inform पार्लियामेंट की लोकसभा की हियरिंग के दौरान, प्रोसीडिंग्स के दौरान आज दो विजिटर्स पास पर आए युवक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करते हैं, बालकनी से नीचे आते हैं और उसके बाद टीयर गैस वहां पर फैलाने की कोशिश की जाती है. जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोगों को मिल रहा है, तृणमूल कांग्रेस की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो पार्लियामेंट से बाहर आकर मीडिया को और लोगों को ये बताने की कोशिश की उन्होंने कि क्या हुआ था पार्लियामेंट के अंदर. लेट्स मूव टुवर्ड्स द बाइट फर्स्ट. कैन वी हैव द बाइट? गैलरी से कूद के आ गया ऊपर से, बाप रे, उतना ऊपर से नीचे. हां, they came in where we are sitting. Yeah, they jumped in and they were running around. They were running around here. Running inside.
Then more than one. More than one. And was anybody hurt? They were giving some slogans and some yellow gas they are spreading somehow. They were holding it. They were holding gas. Yes, so as she says, they were giving some slogans. Yellow gas was being spread. It was probably tear gas, जो अलग अलग सोर्सेज के मुकाबले पता चल रहा है, और अभी तक कोई कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है. बट फॉर श्योर, जफर, हाउ डू यू थिंक द प्रोसीडिंग्स आर गोइंग टू बी फर्दर? बिकॉज जो एमपीज से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो एमपीज के विजिटर पास पर आते हैं, आई एम गेसिंग उन्हीं में से दो लोग थे, बिकॉज और किसी आम व्यक्ति को एक्सेस नहीं होता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में जाके वहां देखने का. माइंड बॉगलिंग विजुअल्स ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ. जो विजुअल्स आप लोग देख रहे हैं उसके अंदर धुआं पार्लियामेंट के अंदर नजर आ रहा है. किसी अटेम्प्ट टू अटैक से कम नहीं है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू से दिस, जफर. ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है, कितना क्योस मच गया है पार्लियामेंट में. इस तरह से जब धुआं निकल रहा है कैनिस्टर्स से, तो जो पार्लियामेंटेरियंस है वो आगे पीछे जा रहे हैं. समझ नहीं आ रही है कि क्या हुआ है. और खासकर आज के दिन, जिस दिन ट्रिब्यूट दिया जा रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने पार्लियामेंट को सिक्योर करने के लिए अपनी जानें दी 32 साल पहले. सवाल ये है कि अगर ये विजिटर्स पास पे आए तो ये विजिटर्स पास पे किस तरह से ये विजिटर्स पास दिया जाता है? क्या उसका कोई स्कैनिंग प्रोसीजर नहीं है? ये एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है जिस पर जरूर बात होगी और सवाल होगी. और क्या ये भी एक बात है कि एक एसओपी तो बना हुआ है लेकिन लैक्सिटी होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में ये सबको पता है कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, तो एक लैक्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बनता है. और उसका फायदा उठाकर जिस तरह से ये लोग अंदर आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर आतंकवादी भी अंदर आते और यहाँ पे कोई बड़ी घटना का अंजाम देते. फिलहाल ये भी किसी बड़ी घटना से कम नहीं है. बहुत सवाल उठाए जाएंगे और जाहिर सी बात है, मेनी हेड्स आर गोइंग टू बी रोल्ड आफ्टर दिस इंसिडेंट. बिल्कुल बिल्कुल. एज आई सी द विजुअल्स, इट इज जेन्युइनली वेरी माइंड बॉगलिंग. 2001 में जो अटैक हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर, कुछ सिमिलर तरीके से ही उस अटैक की प्रोसीडिंग्स हुई थी. सिक्योरिटी पर्सनल के रूप में बहरूपिये बनकर वहां पर आतंकवादी पहुंचे थे. मसूद अजहर का जो मास्टरमाइंड अटैक प्लान था, उसको जब उन लोगों ने अंजाम दिया था, इसी तरीके के कुछ विजुअल्स आज देखने को मिल रहे हैं. नया संसद है ये. अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको पिछले सेशन में इनॉग्रेट किया था. उसके बाद आज लोकसभा का जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, आज पूरा देश अलग अलग माध्यम से, सभी देशवासी, साल 2001 में 13 दिसंबर को जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे हमारे जवान, उनको सभी श्रद्धांजलि दे ही रहे थे. उस दौरान एक बड़ा टेक अवे यहां से देखने को मिल रहा है. बड़ी खबर पार्लियामेंट से सामने आई है. पार्लियामेंट में विजिटर पास पर आए दो युवकों ने पार्लियामेंट के अंदर आज टीयर गैस के कैनिस्टर्स खोलने की कोशिश की है. उन कैनिस्टर्स में से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है. पार्लियामेंट के अंदर केओस का माहौल था. एडजर्न किया गया लोकसभा को 2 बजे तक के लिए. अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, किन किन लोगों पे सवाल उठाए जाएंगे, जो पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि सिक्योरिटी के अंदर आपने जो विजिटर पास देने का नियम बनाया है, भाई उसके अंदर किस तरह की चेकिंग हुई, टीयर गैस के कैनिस्टर्स अंदर पहुंचे कैसे, किस तरीके से ये दो युवक छुपा के अपने कपड़ों में या किसी भी तरीके से, जो भी इंफॉर्मेशन अब आगे आएगा, वो कैनिस्टर अंदर किस तरीके से पहुंचे. इतनी सिक्योरिटी को ब्रीच करने के बावजूद तमाम वीआईपीज वहां मौजूद थे. लिहाजा हो सकता है किसी दिन प्रधानमंत्री मोदी भी पार्लियामेंट में मौजूद रहते हैं, लोकसभा की हियरिंग में रहते हैं, तो उतने ज्यादा सिक्योरिटी प्रोन एरिया में, इतने ज्यादा वीवीआईपी एरिया में इस तरीके का कोई भी घटनाक्रम घटित होना, ये बहुत बड़ा एक तरीके से सिक्योरिटी लैप्स है. और सवाल उठाता है पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर, क्योंकि पार्लियामेंट में पुलिस सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती है. मैं अपने दर्शकों को बताऊं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, एसपीजी, तमाम तरह की जितनी भी बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस देश के अंदर मौजूद हैं, जितने भी बड़े सिक्योरिटी ग्रुप्स मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी 4 लेयर्स में पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होती है. उस 4 लेयर की सिक्योरिटी को ब्रीच करके इस तरीके के टीयर गैस कैनिस्टर्स अंदर लेके जाना और फिर इस तरीके की एक अटेम्प्ट टू अटैक को अंजाम देना, एक बड़ा इंसिडेंट ये अपने आप में आता है और फेलियर ऑफ सिक्योरिटी भी देखने को मिलता है. लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच किस तरीके के अब इन्वेस्टिगेशन सामने आते हैं और क्या निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है. बिल्कुल हर्षित, एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो 2001 में जिस तरह से टेरर अटैक हुआ था, जो भी आतंकवादी थे वो अंदर नहीं घुस पाए थे. उनको शुरू में ही रोक दिया गया था, कंपाउंड में ही रोक दिया गया था, वहीं पे सुरक्षा कर्मियों ने उनको ब्लॉक किया. लेकिन आज आप देखिए, 2 लोग अंदर घुस आए, चाहे उन्होंने अपने शूज में ये कैनिस्टर छुपाए या कहीं और छुपाए, लेकिन वो वहां तक पहुंच गए. और जैसा आप बोल रहे थे, ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं या बाकी तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस है वो बैठे होते हैं, वो
चर्चा कर रहे होते हैं और इस बीच इस तरह का इंसिडेंट हुआ, काफी सवाल उठाता है। पिछली बार जब 2001 में अटैक हुआ था तब तो उनको शुरू में ही ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आज लगता है ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। क्या जो विजिटर्स पास पे लोग अंदर आते हैं उनकी चेकिंग नहीं होती है, उनकी फ्रिस्किंग नहीं होती है? कैनिस्टर लेके अंदर पहुंचना ये कोई मामूली बात नहीं है। पार्लियामेंट में जहां इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है और फुल प्रूफ होनी भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उस सिक्योरिटी को किस तरह से ब्रीच किया गया, कैसे अंदर पहुंचा गया, इन तमाम बातों पर अब सवाल होगा। और लगता है कि जो जी एसओपी है उसको दोबारा से रिवाइव कर दिया जाएगा। जी, मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल आपने सही कहा ज़फ़र, हो सकता है एसओपीज़ को दोबारा से रिवाइव किया जाए ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, क्योंकि जो अब एमपीज़ के बयान आ रहे हैं उसके अंदर जर्नलिस्ट की भी बात की जा रही है कि कई बार जर्नलिस्ट भी एक्सेस लेके अंदर आते हैं, तो क्या उनके पास कोई टैग्स होते हैं? क्या उनकी सिक्योरिटी और एश्योरिटी होती है कि वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी को सस्टेन करके वहाँ तक पहुँचे? क्योंकि आज जो घटनाक्रम हुई है उसके बाद ये देखने के बाद तो ये ज़रूर तय है कि एसओपीज़ को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। ये जो वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा जेपी नड्डा, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो वहां पर मौजूद थे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब वहां मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां मौजूद हैं। ये जो श्रद्धांजलि देने के वो लम्हे थे, जो 2001 के पार्लियामेंट अटैक के आतंकवादी हमले के शहीद जवान थे देश के, दिल्ली पुलिस के जवान उसमें शहीद हुए थे, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के वो लम्हे आज सुबह ही, और उसके बाद चंद घंटों बाद, बल्कि मैं कहूंगा एक दिन भी नहीं बीता था, सिर्फ चंद घंटों बाद इस तरह का घटनाक्रम नए पार्लियामेंट हाउस में, ये धुआं दिखाई देना, एमपीज के बीच में हफ्ता तवड़ी जो दिखाई पड़ी है, उसके अलावा एमपीज एकदम से एकाएक, जो पीठासीन थे राजेंद्र अग्रवाल जी, उनका अचानक से सभा को एडजर्न करना, ये जो धुआं है ये पार्लियामेंट के बाहर भी आपको नजर आ रहा है। तो कौन थे वो लोग? महिलाएं नारे लगाती हुई नजर आ रही हैं। क्या ये बहुत प्लान करके अटैक किया गया था? लिहाजा ये प्लान्ड अटेम्प्ट टू अटैक था, बिकॉज किसी भी तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि अचानक से अपेरेंटली पार्लियामेंट के अंदर अटैक नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट के विजुअल्स अब पार्लियामेंट के बाहर से देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ये नई पार्लियामेंट है, नई पार्लियामेंट के बाहर से आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की जो महिला सुरक्षा कर्मी है वो महिलाओं को वहां से हटा रही है। धुआं इस वक्त पार्लियामेंट के चारों ओर नजर आ रहा है, येलो गैस नजर आ रही है, पिंक गैसेस नजर आ रही है, टियर गैसेस नजर आ रही है, गैस के कैनिस्टर्स वहां पर खोले गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है 13 दिसंबर के दिन, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नई पार्लियामेंट तक ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे पहुंचा, 4 लेवल की सिक्योरिटी को ब्रीच करके ये टियर गैस के कैनिस्टर्स पार्लियामेंट के अंदर कैसे पहुंचे, और विजिटर्स पास मिलने के बाद ये किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच की गई। बहुत से बड़े सवाल अब यहाँ पे उठ खड़े हुए हैं, और लिहाजा इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए बहुत से सिक्योरिटी ऑफिसर्स के सर पर तलवार लटकेगी, बहुत से सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जो है इन्वेस्टिगेशन होगा, इंटेरोगेशन होगा, और उनको इसकी पूरी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। ये जो विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लोकसभा हाउस के हैं, जिसके अंदर आप येलो गैस इनसाइड द हाउस देख सकते हैं। पार्लियामेंट के एमपीज के बीच में जो केओस का माहौल है वो आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट के एमपीज वहां से फटाफट बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से राजेंद्र अग्रवाल जी जो कि पीठासीन थे, उन लोगों ने किस तरीके से हाउस को एडजर्न किया एकदम से उस स्लिप को पढ़ के, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से माहौल वहां पर एकदम से बिगड़ा और फटाफट से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अलग अलग एमपीज की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और शिवसेना के एमपी हैं अरविंद सावंत, उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन जो युवक थे वो बालकनी से बेंचेस के ऊपर कूदे, जिन बेंचेस के ऊपर बैठने की व्यवस्था होती है सभी एमपीज की, वो युवक उन बेंचेस के ऊपर कूदे, और उसके बाद उन लोगों ने गैस के कैनिस्टर्स खोले, और 2 मिनिस्टर्स जो हाउस के अंदर एमपीज मौजूद थे उसके अंदर 2 मिनिस्टर्स भी उस वक्त मौजूद थे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं। तो एक बड़ा अटैक लिहाजा ये साबित हो सकता था। फॉर्चुनेटली किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई इंजरी नहीं आई है। ये एक बड़ा टेक अवे है जो जानकारी मिल रही है एमपीज के माध्यम से ही, और अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे निकल के आता है। समाजवादी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डिंपल यादव, उनका कहना है कि विजिटर्स पास हो चाहे रिपोर्टर्स की अंदर एंट्री हो, इन सभी की एसओपीज के ऊपर एक बार सरकार को, गवर्नमेंट को फिर से अटेंशन देना होगा, और ये तय करना होगा कि किस बिना पे इन लोगों को अंदर एंट्री मिलती है, और जो लोग अंदर आते हैं कितनी क्रेडिबिलिटी उन लोगों की है। लिहाजा इसके बाद एसओपीज रिवाइज की जाने वाली हैं। एंड जफर, यू बीइंग वेरी सीनियर,
आप किस तरीके से इस पूरे अटैक को देख रहे हैं? क्योंकि आपने जैसा बताया कि एसओपी लिहाजा रिवाइज की जाएंगी, लेकिन ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। पार्लियामेंट से आपने कई बार खुद रिपोर्ट किया है, आप ग्राउंड पर वहां मौजूद रहे हैं। थोड़ा बताइए किस तरीके की सिक्योरिटी रहती है और कितना मुश्किल होता है सिक्योरिटी को ब्रीच करना। उसके बावजूद आज ये 2 यंगस्टर्स विजिटर्स पास पे अंदर पार्लियामेंट के पहुंचे हैं। जी, ये दो लोग अंदर विजिटर्स पास पे अंदर पहुंच गए और उन्होंने जिस तरह से वहां पे केओस मचाया, ये खुद दर्शाता है कि कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। बेशक एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, बाहर से अंदर तक पहुंचना आसान नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता है, बड़े कम लोग जा सकते हैं और कोई भी जर्नलिस्ट और पत्रकार भी नहीं जा सकता है। सिर्फ वो जर्नलिस्ट जा सकते हैं जिनको एक ऑथराइजेशन मिली हो, जो कि पार्लियामेंट कवर करते हैं, वो लोग सिर्फ अंदर जा सकते हैं। सब जर्नलिस्ट के लिए भी ओपन नहीं है ये। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है पार्लियामेंट में अंदर जाना। मल्टीटेयर सिक्योरिटी है, फ्रिस्किंग है, मोबाइल फोन की हर तरह की चेकिंग है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अंदर गए। दो चीजें हो सकती है, या तो एसओपीज में कोई खामी है, या तो इस तरह से सिक्योरिटी लैक्स इतनी है कि वो एसओपीज के बावजूद उनको ब्रीच करके ये अंदर गए। क्योंकि ये सिर्फ इनके हाथ में, इनके पास कैनिस्टर्स भी थे, बेशक इन्होंने अपने पास वो छुपाए थे, लेकिन किस तरह की फ्रिस्किंग है ये, किस तरह की स्कैनिंग है ये, कि वो उनको ब्रीच करके अंदर पहुंच गए, इस पे बहुत बड़ा सवाल उठेगा। हालांकि फिलहाल जो खबर है कि ये दो लोग जो है जिन्होंने इस तरह की स्मोक वहां पे रिलीज की है, उनको डिटेन कर दिया गया है, पुलिस स्टेशन लिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर भी किस तरह के दृश्य है। तो काफी ज्यादा केओस का माहौल है, इस पे बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस तरह से ये जो शेल है, एम्प्टी शेल है, ये पड़े हुए हैं, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि किस तरह से ये लोग अंदर जाके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इतने जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है उनको किस तरह से ब्रीच किया जा सकता है, खासकर आज के दिन जब एनिवर्सरी है पार्लियामेंट अटैक की और उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सुबह प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और तमाम मिनिस्टर्स मौजूद थे जो उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, और कुछ ही घंटों के बाद आप ये देख रहे हैं। जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। और कौन लोग हैं ये, इस पे भी बड़ा सवाल उठेगा कि क्या स्टेटमेंट देने की कोशिश थी। जो 2 युवक जिनको आप बता रहे हैं डिटेन किया गया है, उसके अलावा पार्लियामेंट के बाहर से भी विजुअल सामने आए, जिसके अंदर देखने को मिला कि टीयर गैस वहां पर देखने को मिली, येलो गैस वहां देखने को मिली है, पिंक तरह का कोई एलिमेंट और धुआं वहां पर नजर आ रहा है। तो कौन लोग थे और क्या स्टेटमेंट देने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 13 दिसंबर आज वो दिन है जिसको देश याद रखता है अलग अलग वजहों से। सबसे बड़ी वजह जिसमें से एक है कि 2001 में आज ही के दिन हमारी पार्लियामेंट, जो कि ओल्ड पार्लियामेंट है, अब जहां से शिफ्ट कर दिया गया है पूरा नई सीट्स लाने के बाद, और उसके बाद नई बिल्डिंग में अब पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उस ओल्ड पार्लियामेंट के ऊपर मसूद अजहर के मास्टरमाइंड वाले आतंकवादियों ने हमला किया था। दिल्ली पुलिस के जवान उसके अंदर शहीद हुए थे। और आज उस दिन को, जो बहुत खास दिन है, जिसको याद रखा जाता है, ऐतिहासिक दिन भी है और अनफॉर्चुनेट दिन भी मैं लिहाजा कहूंगा, क्योंकि वो भारत की डेमोक्रेसी पर, हमारी रिपब्लिक पर, हमारी सोवरेनिटी पर एक सवाल खड़ा करता था जरूर। लेकिन उस दिन को आज फिर से उस दिन के ऊपर इस तरह का अटैक, क्या स्टेटमेंट देने की कोशिश थी। और एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा जरूर कि कौन थे ये लोग, किसकी मोटिवेशन से इन लोगों ने ऐसा काम किया। क्योंकि जब भी आप इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति वन ऑन वन अपने हाथ पे, अपने पैरों पे, अपने कदमों पे ये पूरा सिक्योरिटी ब्रीच करे। लिहाजा किसी का मोटिवेशन आमतौर पे रहता है, कोई मास्टरमाइंड इसके पीछे होता है, कोई एक, इन लोगों को टारगेट दिए जाते हैं कि आप इस तरीके की आपको अटेम्प्ट टू अटैक करना है और ये स्टेटमेंट देने की कोशिश है। तो क्या स्टेटमेंट देने की कोशिश है, किस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, क्या ये लोग किसी एक पर्टिकुलर मोटिव से यहाँ पहुंचे थे, क्या सिर्फ गवर्नमेंट, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का विरोध करना इनका मकसद था, या फिर ये भारत की पूरी सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी पे अटैक करने की कोशिश थी। ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट के एमपीज नहीं होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ आप अगर मान लीजिए रूलिंग गवर्नमेंट करना चाह रहे हैं तो सिर्फ वो लोग मौजूद नहीं होते, बल्कि पूरे देश से अलग अलग पार्टीज के जो एमपी सिलेक्ट होकर आते हैं, जो वोट्स पाकर जीत कर वहां आते हैं, वो लोग वहां होते हैं। तो इस तरह का अटैक लिहाजा सिर्फ आपकी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, लेकिन देश की नेशनल सिक्योरिटी को भी हॉन्ट करता है और डेमोक्रेसी के ऊपर भी सवाल उठाता है, आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर भी सवाल उठाता है। यशोवर्धन झा साहब ने हमको ज्वाइन किया है, जैसा बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या रिएक्शन है आपका पहला, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे अटैक को, अटेम्प्ट टू अटैक, जो भी आप कहना चाहें? देखिए, पार्लियामेंट में कितने लेयर्स की सिक्योरिटी रहती है,
कुछ लेयर सिक्योरिटी तो बाहर में ही रहती है, जिसे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा सेक्रेटरीट द्वारा देखी जाती है, और इसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आईटीबीपी के हैं, सीआरपीएफ के हैं, काफ़ी सीपीओज़ हैं। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए अत्यधिक लोग लगाए दिए गए हैं, जो कि बाह्य सुरक्षा के लिए भी है, लेकिन जो अंदर की सुरक्षा है, खासकर इन व्यक्तियों द्वारा जो एंट्री हुई है, उसमें मैं कहूँगा कि दोष उनका है जिन्होंने उन्हें स्क्रीन किया था, जो पर्सनल स्क्रीनिंग होती है। और चूँकि ये सुरक्षा जो की चूक हुई है काफ़ी गंभीर है, इसलिए क्योंकि उनके पास से ये कलरफुल स्मोक कैनिस्टर निकला था। अगर इस कैनिस्टर में कोई केमिकल या कुछ ऐसा रहता, तो इससे काफ़ी डैमेज हो सकता था। इसलिए मैं कहूँगा कि चूक तो काफ़ी सीरियस है, और जिस तरह से चूक हुई है वो भी इसमें देखने की आवश्यकता है, ये कैसे चूक हुई है, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। Also, Yashovardhan sir, though I'm not an expert on security, but you being an former IPS officer, आपने इस तरह की security arrangements को अलग-अलग जगह पे I'm sure lead किया है। एक सवाल मेरे मन में आता है, और जो मुझे लगता है देश के हर आम नागरिक के मन में इस वक्त आ रहा होगा, जब इस तरह का security breach होता है, तो क्या ये सीधा-सीधा security breach है, नजरअंदाजी है security personnel की, या फिर एक सवाल ये भी उठाया जा सकता है जो आपने कहा कि स्कैनिंग के दौरान जो security personnel मौजूद थे, जो इनिशियल स्टेज की सिक्योरिटी के दौरान सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद थे, उनका भी कुछ हो सकता है कि वो लोग किसी ना किसी तरीके से इससे अवगत हों, इन्वॉल्व हों, या उनको जानकारी कम से कम हो और किसी एक इंटेंशन के साथ इसको अलाउ किया गया हो। यशोवर्धन सर। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझता। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, मैंने खुद पार्लियामेंट की सुरक्षा को देखा है और इसका अवलोकन किया है। पार्लियामेंट अटैक के बाद बिल्कुल जो सुरक्षा लगाई गई थी व्यवस्था, वो काफ़ी चाकबंद थी, बहुत ही मजबूत थी, और इसको एक नए सिरे से इसका एग्जामिनेशन किया गया था, एक कमेटी बनी थी, और इसमें बाह्य जो सुरक्षा है पार्लियामेंट सिक्योरिटी की, वो तो काफ़ी मजबूत है, उसमें बहुत दमखम है। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति अंदर जाते हैं, किस तरह के व्यक्ति अंदर जाते हैं, और ये जो व्यक्ति थे जो अंदर गए, वो गेस्ट थे किसी एमपीज़ के, और जब ये लोग अलग से जाते हैं, तो बाहरी गेट से घुसकर 2 तरह की चेकिंग होती है इनके साथ। एक तो चेकिंग इनकी डीएफएमडी से होती है, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से, तो जिसमें अगर आप मान लीजिए अगर हेवी वेपन्स वगैरह तो आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो मेटल उसमें आराम से पकड़ा जाता है। और उसके बाद एचएचएमडी जो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है, उससे भी देखते हैं, और मान लीजिए उसके बाद भी अगर कोई शंका हुई, तो फिर फ्रिस्किंग जिसको हम कहते हैं फिजिकल, ये भी किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये पता नहीं किस तरह के कैनिस्टर थे, क्या ये प्लास्टिक के थे या इसके थे, तो हो सकता है कि वो एस्केप कर गया हो मेटल डिटेक्टर से, और वो जूते में भी छिपे थे, ये एक अलग बात है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट में भी जूते में अगर कुछ ऐसी बात होती है डीएफएमडी में, और अगर वो इसका रबर का नहीं है, तो वो जूते भी स्क्रीन से स्कैनर से जाते हैं। तो अब मैं समझता हूँ इसके बाद जब ये होगी स्क्रीनिंग होगी, तो 2 चीज़ देखी जाएगी। एक तो जैसा कि आपने कहा कि क्या ये इंटेंशनल हो सकता है? अब उसमें ऐसा है कि जो सर्विसमैन वहाँ पे हैं, उनकी भी एक एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग तो होती है, लेकिन एक पर्सनल वेरिफिकेशन भी होती है। जो भी जितने भी सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर किस तरह के लोग आप लगाते हैं, उनका भी वेरिफिकेशन बहुत आवश्यक है, और स्क्रीनिंग, और मेरे ख्याल से ये अवश्य किया गया होगा। तो मैं ये से मानता हूँ कि ये भूल-चूक है, ये एक तरह की लापरवाही है, क्योंकि डीएफएमडी, एचएचएमडी से वो निकल गए थे। ये थोड़ा एक आश्वासित भी थे, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये एमपी के गेस्ट्स हैं, और इसलिए उतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। मैं इस संबंध में एक ये तो ज़रूर कहूँगा कि ये सुरक्षा के गंभीर जो चूक हुई, इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। क्योंकि आपने देखा ये कलरफुल जी। स्मोक है। कुछ एमपीज़ ने इंटरव्यू में भी कहा कि उन्हें आँखों में थोड़ी-सी ये लगी, लेकिन अगर इसमें कुछ केमिकल होता पॉइज़नस, तो उससे गंभीर परिणाम अवश्य।
यशवर्धन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दो सवाल जहन में आते हैं। एक तो ये कि क्या एसओपीज में कोई खामी है या सिक्योरिटी लैक्स थी, और दूसरा ये है इसमें मैसेजिंग भी है। 32 साल पहले आज के दिन ही पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। आज जिस तरह से ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि दी जा रही है उन तमाम लोगों को जिन्होंने पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट किया, आज के दिन इस तरह की घटना को अंजाम देना, क्या लगता है आपको? देखिए, सिग्निफिकेंस तो ज़रूर है इसका, क्योंकि 22 साल पहले जो गंभीर 22-23 साल घटना पहले, हुई, हाँ, जिसमें कि हमारे 9 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो मैं समझता हूँ उस घटना को अवश्य ध्यान में रखते हुए इसे अंजाम दिया गया, ये सही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमें आई है, उससे ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक उबाल-सा जो आया है इन लोगों में, क्योंकि ये डेमोंस्ट्रेशन कर रहे थे ट्रांसपोर्ट भवन के पास। और उसके बाद इसमें इसमें से क्या ये पूर्व नियोजित इनका प्लान था, या उसी समय इन्होंने जल्दी से वैसे ये गेस्ट के जो पास बनते हैं वो इतनी जल्दी तो नहीं बनते हैं, 1-2 दिन पहले बिल्कुल। से बनते। तो इसलिए ये जो प्लान है पहले का था, और उसी दिन इन्हें मालूम था आज के दिन रखा जाए, क्योंकि आज ही के दिन ये डेमोंस्ट्रेशन भी होने वाला था। और जो दूसरी बात जो आपने पूछी हमसे कि क्या ये एसओपी की गलती है या भूल चूक है, मैं नहीं समझता कि ये एसओपी की गलती है। ये एक भूल हुई है, और भूल हुई है जिसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। और मैं समझता हूँ इस संबंध में अवश्य उनके खिलाफ जो विभाग की कार्रवाई की जाती है वो अवश्य की जाए। और मतलब जैसे मेरे मन में आता जी, है जब इस पूरे इंसिडेंट को हम देखते हैं कि ये जो लोग थे, जो लोग अंदर सिक्योरिटी ब्रीच करके गए हैं, जब विजिटर्स पास पे आए हैं, जब हम देख रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर नारे लगाती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं, ये कौन लोग हो सकते हैं? क्योंकि जो मेरी समझ कहती है, जो मेरी सुधी कहती है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच करना किसी आम आदमी का अपने पैरों पे, अपने कॉन्फिडेंस पे ये करना पॉसिबल नहीं है। तो प्रैग्मेटिकली क्या इसके पीछे किसी का कॉन्फिडेंस इन लोगों को हो सकता है, कोई मोटिवेशन दे रहा था, जिसे आप अमूमन तौर पे मास्टरमाइंड भी कह देते हैं आम बोलचाल की भाषा में? किसने प्लान किया होगा? क्या मैसेज देने की कोशिश है आपका? क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी में, कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि अभी तक हमें पता चल जाएगा कि जो विरोध बाहर हो रहा है ट्रांसपोर्ट भवन में, उसके पीछे कौन-सी राजनीतिक संस्था है, या कौन-सा राजनीतिक उद्देश्य है, या कौन से स्लोगन्स हैं। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो महिला जो पकड़ाई गई हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट भवन के सामने पकड़ाई थी, और उसके बाद ये यहाँ पे आए थे, और 3 व्यक्ति थे जो वो अंदर कूदे थे। तो अभी तक तो ये लगता है ये राजनीतिक किसी संस्था से जुड़े हैं, और इनका स्लोगन वो राजनीतिक है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी। और इसमें कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि टेररिस्ट का कोई ये है सिक्योरिटी कंसिडरेशन है। लेकिन इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये कूदे हैं अंदर, इसमें तो ऐसा लगता है कि ये पूर्व नियोजित प्लान बनाकर आए हैं, जो एक गंभीर चूक यशवर्धन जी, सवाल ये है कि है। ये लोग अंदर पहुंच गए। जो 23 साल पहले हमला हुआ था उन तमाम आतंकवादियों को बाहर ही ब्लॉक कर दिया गया था और उनको वहीं पर खत्म कर दिया गया था। लेकिन आज नहीं लगता आपको, आज उससे ज्यादा गंभीर मसला है कि कुछ लोग, बेशक ये टेररिज्म एंगल नहीं है, लेकिन वो अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए और वहां पे उन्होंने कैनिस्टर में से अपना जो भी धुआं था वो छोड़ दिया। कोई केमिकल भी हो सकता था जैसे आप बता रहे हैं। ये उससे ज्यादा बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच है। नहीं ज़फ़र साहब, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अंदर जाके कूद जाना वेल ऑफ द हाउस में, और जहाँ एमपीज़ बैठे हैं, ये तो बहुत ही गंभीर चूक है, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। अब इसमें इस घटना में और जो पहले की घटना थी 23 साल पहले की, उसमें फ़र्क ये है कि वो इतने सुसज्जित होके आए थे सारे आर्म्स से और बड़े-बड़े वेपन्स लेके, कि उन्होंने तो वो नकली पास लगा के, मतलब उनका प्लान तो एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही किया गया था। और इसलिए जब तक वो अंदर आए, हमारी जो वहाँ पे फोर्सेस थी बड़ी मुस्तैद थी,
और उन्होंने वो गजब का धैर्य दिखाया, और जिसने वो श्योर शॉट लिया था बाहर से, उसने तो कमाल का ही काम किया जिन्होंने बाहर ही मार गिरा। अब ये जो व्यक्ति हैं, ये तो घुसे, चापलूसी से घुसे हैं। ये आपने देखा होगा कि ये गेस्ट का पास लेके आए थे, इसको मैं अमानत में खयानत कहूंगा, क्योंकि इन्होंने बड़े जो एमपी महोदय हैं, उन्होंने अपने विश्वास पे इनको कहते हैं अंदर भेजा, और इन्होंने वहां जाकर एक ऐसा कार्य किया जो कि बिल्कुल ही, मैं बोलता हूं कि राष्ट्र विरोधी है। कि आप जहां राजनीति और डेमोक्रेसी का जो सिटाडेल है, वहां पे जाके आप कूद के अंदर उन्हीं जनप्रतिनिधियों के सामने आप ये गैस फेंक रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और इसलिए ये गंभीर चूक है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए क्योंकि मान लीजिए इस कैनिस्टर में अगर कोई और, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोई केमिकल्स होते और कोई पॉइजनस NO2 या नाइट्रस ऑक्साइड इस तरह के कुछ होते, तो इससे बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। जो एमपीज ने ऑलरेडी कहा कि जब उनके आंख में फेंका गया, जो कि बिल्कुल नजदीक थे, उन्हें अब तुरंत ये महसूस हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस समय क्या हो सकता था। तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इनका अंदर जाना इसके साथ ये एक सबसे बड़ी भूल है, जिसमें कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और ऑल्सो मीनवाइल व्हाट आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड इज कि दिल्ली पुलिस का जो एंटी टेरर यूनिट है वो वहां पर पहुंच चुका है सर पार्लियामेंट में। जिन लोगों ने वहां पर पहुंचकर सिक्योरिटी ब्रीच करके ये टीयर गैस कैनिस्टर्स खोले हैं, उनसे सवाल करने के लिए एंटी टेरर यूनिट बुलाया गया है। और ये लाजमी भी है, क्योंकि इस पूरी एक्टिविटी को, इस पूरे अटेम्प्ट को आप सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जाकर अटैक करना वो देश की डेमोक्रेसी पर अटैक करने के बराबर ही है बिल्कुल। और अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, पार्लियामेंट जो है फिर से शुरू हो गई है। लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं, ओम बिरला साहब, आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को फिर से शुरू किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस का एंटी टेरर यूनिट वहां पहुंचा है, सवाल जवाब किए जाएंगे, जानने की कोशिश की जाएगी कि जो दो युवक अंदर पहुंचे किसी विजिटर्स पास पे, लिहाजा ये भी जाना जाएगा कि कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विजिटर्स पास पे ये लोग अंदर आए हैं, क्यों आए थे, किसने भेजा था, क्या प्लानिंग थी। इन तमाम चीजों को जानने के लिए दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर यूनिट को वहां बुलाया गया है। और अब जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में यशवर्धन जी, हो सकता है कि सामने हमको जानने को मिले क्या कहानी थी, क्या मोटिवेशन था इन लोगों का। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट है, उसका आना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इस घटना को देखा जाएगा हर तरीके से। अगर मान लीजिए इसमें कोई राजनीतिक पुट है, तो उसे तो खंगाल लिया ही जाएगा, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उनके संपर्क, उनके सूत्र कहीं भी किसी तरह, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से अगर तार जुड़े हैं, तो उन्हें निकालना भी बहुत आवश्यक है। और बिल्कुल ये सही हुआ है कि एंटी टेररिस्ट यूनिट यहाँ पे आ गई। Harshit, is beach, let's try and go to the Lok Sabha and see what's happening there. हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके ये दिल्ली पुलिस कहाँ से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहाँ गए, विषय बताता उनको सब खाली कर दिया गया। देखो, इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs, when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP. Okay. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके एक मिनट, ओके मैं एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को सत्ता। Okay, you heard there the speaker talking about this
big security breach that's happened inside the parliament. The parliamentarians also speaking. We're joined by Kuldeep Khuda, former DGP of Jammu and Kashmir. Khuda sir, welcome to show. You heard what's happened today. Two men who were on a visitor pass entered the parliament. They took out canisters which they were hiding in their shoes perhaps, and then there was total chaos inside the parliament. How do you see this situation? This looks like a major security breach. Absolutely, this is a very serious security breach, especially in view of the fact that it was an anniversary of the attack on Parliament way back in 2001. And beyond that, if you recall, on 6th of December this year, the Khalistani terrorist based in US, Panun, had issued a threat that he would attack the Exactly. Parliament on 30th of December. So the links to Khalistan terrorist force and the ISI, which is propagating them and financing them, besides many other international elements. So their involvement in this cannot be ruled out. Prima facie, we have to take it that it has some link with the Panun's threat because it coincides with that. And That's a this is a very, that very major security lapse. This could have been turned into anything. If the person would have entered with a grenade or with poisonous gas, it could have led to a huge catastrophe. It that's a requires a very high level of. that's a very important analysis that Khalistani terrorist Gurpatwan Singh Pannu had recently issued a threat, and he had said that he is going to carry out an attack. His outfit, his people are going to carry out an attack on the parliament on this particular day today, and it's happened right after tributes were paid to all those fallen security men who protected parliament 23 years ago, and this incident has taken place. But Khuda Saab, what I wanted to ask is that on that particular day, those people, those terrorists were blocked right outside of the main parliament hall. But today, these people, they may not be carrying weapons or they may not have direct terrorist links, but they entered inside the parliament hall. They jumped into the well. It looks more serious than what happened 23 years ago. But that was a terrorist attack that was blocked right outside of the main building. Absolutely, in that the armed terrorists who were larger in number and who were a highly trained armed terrorists, they were not allowed to get into the hall where the parliamentarians were there that time, and the security forces and the security personnel of the parliament also laid down their lives that time, but they were not able to enter the parliament. This time, they have been able to enter the parliament, even if they were frisked and searched for weapons and other things. But it is obvious that they were able to enter the parliament where the proceedings were taking place. They entered there and they released a gas. It could have been easily a poisonous gas. It could have been a very dangerous gas. Right. It could have been a gas containing the viruses, which could have led to huge damages. I Right. mean, this is unexplainable, to say the least. Right. Also, Kuldeep ji, now you being a very senior security officer and coming with a lot of experience, so what I would like to know from you is, now considering what Gurpatwan Singh Pannu, kind of said that there'll be an attack on India's parliament on 13th of December, what you have recently said, considering this warning, what I would rather say, could there have been more security arrangements when we look at the statements from the Ministry of External Affairs, Mr. Ajay coming up and saying that we are taking such kind of warning very seriously and we are completely aware that what we need to do to avoid such situations? Could there have been more security arrangements, more awareness? Absolutely, that goes without saying. In 2000, when the attack took place of the armed terrorists, that was without any notice. The timing and the date was never known, and despite that, it was spotted. Here, a terrorist based in US is announcing it, giving the target, giving the date, and still these people are able to enter and breach the security, enter inside the parliament, release a gas. This is totally unexplainable as to why the advanced security arrangements were not made, why the lapses took place, who all were responsible, what arrangements were made to frisk them, and how the visitors' cards were issued, facilitating these
people apparently on the face of it, well, we have to take it that they are linked somehow to the terrorist force of which Panun is a octopus member. Khuda Sahab, you made an important point that Gurpatwan Singh Pannu had issued a threat on this particular day. Shouldn't the security arrangements have been more tight? But they were not there. The security breach did take place. Now the point is that what happens after this? There will be an investigation, there will be a probe, perhaps measures will be taken. But do you think there is also a need to revise the security protocol of the parliament? Everybody knows that strict security arrangements are in place. But how are they going to help when a breach like this takes place? They take a different route, they enter through the visitors' pass. The SOP laid down for the parliament security is absolutely clear, and it is in detail. The arrangement which has broken down today clearly indicates that the SOP has not been followed. The frisking and searches has not been done the way it should be done. The visitors' pass are being issued freely and to anybody without any verification, and that the parliament is susceptible to risk that has been exposed today. Right, and that is very clear now. That risk has been exposed today, and we hope that measures will be taken. But just to recap for our viewers, that a short while ago, two people jumped inside the well of the parliament. They were holding canisters in their hands that emitted some sort of a smoke, and there was chaos in the parliament hall. You can see from those visuals how the parliamentarians are going here and there. The parliament was adjourned for a while. They have now been detained, taken to the police station, and all the material that they had have been seized by the police. But it is a major security breach. That's what we are talking about, and we're trying to get an understanding from Kuldeep Khuda. Sir, there is another issue. More than SOPs, it's also sometimes a laxity that comes in. That there are tight security arrangements in place, nothing is going to happen, and sometimes that sense of laxity comes in, and that can also be taken advantage of the terrorists and other people who want to take advantage of that and enter inside the parliament house. I won't say that it is laxity, it is total dereliction of the duty. It is a criminal breach of duty, I should say. It is something like, what we used to see in films only, where a Don announces that I will attack so-and-so target on so-and-so date. And then he used to do it, and people take it that it is just, it's a film. It can only happen in films. Here you see it happening. The person based in Yes. US announces the target and the date, and he's able to breach the security. Right. Yeah. Also, Kuldeep sir, what I would like to know is, although from the viewers that though it is not yet confirmed that who were the attackers, it has not been yet confirmed by Delhi police or by any other security agencies that the attack was actually attempted by some Khalistani terrorists. But it is a very good analysis which has been made by Kuldeep ji. Kuldeep ji, when we are talking about that this could be possibly done by the Khalistani separatists, because Gurpatwan Singh Pannu want in a manner that 13th of December is going to be the day when the Parliament of India is going to be attacked. What I also want to discuss here is that this attack is not only a political attack, because if the only motive would have been to raise political slogans, as we are hearing have been raised, that Tanashahi nahi chalegi or somewhat else, but what it sounds like, it looks like more of an attack on India's democracy, because in parliament it is not only the ruling government whose MPs are sitting, it is also the other parties MPs who have won the elections, whom to people of India have voted. It is actually an attack on the democracy of India. And now if it has been attempted on a day when the whole country was remembering the years of 2001, when old parliament building of the country was attacked, what kind of a message is this supposed to be? What kind of a message did was attempted by these attackers that they wanted to convey to the whole nation but not to the ruling government, Kuldeep ji? They have to be thoroughly interrogated. But these elements who have actually breached the security, they might be just the fringe actors. This incident has to be gone deep into. Their actual perpetrators have to be found, who planned it,
where it was planned, when it was planned, how it was planned, who are behind them, who financed them, who made them, motivated them to take this risk to enter the parliament and get detained and get caught. All those things have to be found out, and then the action has to be taken accordingly. But the point is that the fact is that the parliament security has been breached. It could have been anything else also. Right. Meanwhile, the Congress MP Gurjeet Singh Aujla, who got hold of these two youngsters, two invaders, I would rather say, who jumped into the parliament with those canisters of tear gas. Gurjeet Singh Aujla's statement has come up, and he has said the youngster whom he caught, he had something in his hand which was emitting yellow colored smoke. I snatched it away and continued throwing it outside. This is a major security breach. This is what Congress MP Gurjeet Singh Aujla says. Gurjeet Singh Aujla was the first one to get hold of the two invaders. This is what he has to say. He believes it is a major security breach. For sure it is. And now there are further investigations going on. We are expecting quite soon that the investigations or the interrogations will lead us to a particular conclusions. Who are these invaders? And as Kuldeep ji is mentioning, there's a serious possibility that these two youngsters are not the main characters of this whole story. There might be more people, there might be some more masterminds behind it. Kuldeep ji. Absolutely, it can't be without proper planning. You know, they have not just entered like that. They have obtained, the planning was that they will get the visitors pass, they will approach the person, they know how the system works, they must have studied the system, they knew where from to get the pass, how to get the pass, what to say, who they are related to, or why they want to be in the visitors gallery. And then they were carrying the canisters, carrying the colored gas. It was all planned. It's pre-planned. It is not something which has happened just like that or planned in a day or so. It has been well planned and well executed. Khuda Sahab, I was just wondering, look at these photos. What is happening outside of the parliament? There is tear gassing happening outside of the parliament, not just in the. Look at these visuals. Look, it looks like a complete chaos. Yes, it's a major thing. It is, you know, not only this couple of persons who have been arrested inside the parliament and some more detained outside, but it is much more than that, and things will be revealed as they are interrogated and thoroughly interrogated. The anti-terror squad has come. I think the NIA should come into this, and they should investigate it thoroughly before the evidence vanishes or some people are able to escape. The action has to be very quick and fast. And what are the possible lessons that can be learned out? What all happened today? Threats cannot be taken, have to be taken seriously. There has to be more security put in place. Visitors pass had to be looked and thoroughly scanned. All those things. You think that there are a lot of lessons to be learned from what happened today? Absolutely, this should not have happened in the first place had the security arrangements which are laid down, had they been followed in letter and spirit. But obviously, it means that the arrangements have not been pursued and implemented properly, and that's why this breach has happened and leading to this big security lapse. Right. We are also joined by Sanjay Kulkarni, former DG Infantry. Welcome to the show, sir. Your first thoughts about what's happened today? Two men breached the security, entered inside the parliament building, jumped into the well. They were carrying some canisters or some, whatever they were, bottles or something which emitted smoke, yellow colored smoke, and they were nabbed and then taken out. This is the chaos that happened in the parliament. What are your first thoughts? Firstly, I think it's a sad thing because everybody knows what's happened on the 13th of December 2001. And I'm sure the alert would have been there all over as to be a little more vigilant and careful on this particular day. And such a security breach to occur, I think it causes panic. But I must compliment the Member of Parliament for the instant reaction for being able to get out that person over there and bring him under control and not let any damage be done. Yes, the smoke which I saw in visuals outside the parliament and the smoke inside the parliament is almost the same. That means the same smoke canisters have been used on either side. Two people have been caught outside the parliament.
two people who were there inside the parliament. The fact that even jumping from the visitors gallery, these people would have come earlier also to be able to see what they can do, because you cannot jump from a 15 feet high visitors gallery just like that when there are session going on down below. So it's a security breach. Investigations will reveal as to how did they manage to come inside the parliament, how did they avoid the frisking, or even how the frisking was not being caught. The photographs, of course, when I think the initial preliminary report saying that the person's name is some Sagar Sharma, who has been, some member of parliament who has allowed him or given him his consent or whatever be there. Of course, investigations will reveal as to whether it was fake or it is his real name, as to what was the motive behind, why did he do what prompted him to shout slogans inside the parliament. But must give full marks to the member of parliament who quickly managed to get him and pin him down. As a result of course, there's been a panic. Of course, there's a huge security breach. Should not have happened. But maybe there is something which has happened, because these two people who have walked into the parliament, though in the visitors gallery, have done that before, for having been able to see it and then be able to execute jumping, coming down, all that kind of thing. But they look to be novices. No, I think it appears to be novices, but whatever it may be, whether it is a smoke bomb or it is anything, whatever, inside the parliament, I think they should not have been allowed. This is a security breach which will be investigated, and we'll get to know as to what led to such an incident happening inside the parliament. Also, Kulkarni ji, do you believe that there are enough reasons for all of us to believe or to relate this particular attempt of attack to a terror-related activity? Why? Because Delhi police, the anti-terror unit has been called, and as you have very well mentioned, that this is not possible for these two people, to attempt such attack in the very first go. They must have been there in the parliament a few days before. They must have visited the parliament as well. So, are there enough reasons for us to, relate this attack to a terror-related activity, Kulkarni ji? Yeah, see, but terror related, it doesn't appear. It appears more like wanting to, be heard, or wanting to protest, or maybe instigated by someone to lay a protest, because as your visuals are showing, that ladies screaming and shouting outside the parliament, that smoke bombs which are there. I don't think terror should be the motive in this particular thing. It appears quite more of wanting to draw attention to something that they seem to be perturbed about. But notwithstanding that, they were allowed inside the parliament, especially when on 13th of December, that is one. Secondly, there are a huge number of alerts being given that these kind of things can happen. So we ought to be very careful. What surprises me is how they find an entry inside the parliament, because it's not possible. The kind of frisking that is done, the kind of photographing of that individual is done. You're on CCTV. People are observing these two gentlemen even before they would have attempted to do something. Someone over there in the control room would have been watching that there is some suspicious movement happening, or these individuals who are likely to do something stupid, or people sitting around him. I'm sure the investigations will bring out as to what motive could have led to such a security breach, especially. And maybe the new parliament things would have been seen as to what is easier to be done, what are things where a man can walk in somewhere and doesn't walk out. The old parliament building had all checks, balances over the years. This one is just about new, so some little advantage being taken. But I think, thank God, nothing has happened. Thank God, there's no panic. But the compliments to the parliamentarians themselves, in the first instance, to pinned this person down, and then having saved the day, and no damage has taken place. But yes, it definitely leads hereinafter to be very, very careful, very cautious, and especially when election times are there, and these kind of things what are happening, people are sensitive to so many things, so many opinions of people, so many views of people, so many kind of contradictions, polarization. We ought to be very, very careful and not let such a breach happen in the parliament. Right, Yeah. right. And Sanjay sir, I just wanted to ask Harshit. I wanted to ask yes, that please. you are implying that a proper planning would have been done, a recce would have been done by these men. It is not just an instantly they went inside with these bottles or canisters and blew out the smoke from them. But a proper planning would have been done. We were talking earlier to another guest, a few days ago. Gurpatwan Singh Pannu, the Khalistani terrorist, had issued a threat that he is going to attack the parliament on this particular day. The two may not be linked,
but this implies that a security breach did take place, and these people went inside the parliament. They could have been carrying chemical weapons with them, and there could have been a disaster. Absolutely. You want to be careful because this is a smoke bomb. Any chemical thing which should have led to more serious breach of people for fainting or whatever would have done. It's a security breach, and then especially when people knew and they were threatening of such action, though it cannot be related to any terrorist planning or what it is. They look to be novices, but yes, all these people who may have sent them in may have wanting to show and see for itself as to whether it is feasible or not feasible. And definitely, I personally would say it's not so easy to jump from the visitors gallery, which is in the new parliament building, very high. I understand it's about 15 feet high. And then from there to jump, then to come down to the pole or what are the pillars that are there. Even people like us who have not been there probably cannot even visualize or think. But anybody who would go into a new place and attempts wanting to do such a thing, because once overpowered, that is the time when he threw something, the gas has come out. That means it was pre-planned. There is no denying the fact. It was definitely pre-planned, and the planning of what the two of them would want to do inside the parliament. And I don't know. Without knowing the area, it is not possible that anybody can do it. Yeah. Right. All right, Sanjay ji. That's a very good analysis to make, rather, I would say. So this is what it is, ladies and gentlemen. There are multiple speculations and analysis which are being made by multiple experts. Just to tell you again, आज सुबह पार्लियामेंट का विंटर सेशन के दौरान लोकसभा में जो प्रोसीडिंग चल रही थी, उस प्रोसीडिंग के दौरान 2 बार से युवक आते हैं जो बताया जा रहा है, और वो युवक अंदर आके बालकनी से नीचे कूदते हैं और उसके बाद टीयर गैस के कैनिस्टर्स खोले जाते हैं। वहां पर धुएं के जो विजुअल्स आपको पार्लियामेंट के अंदर से नजर आए, उसके बाद पार्लियामेंट को एडजर्न किया गया 2 बजे तक के लिए, और अब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स फिर से शुरू कर दी गई हैं। और आज ये सब कुछ उस दिन हुआ जिस दिन, आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग पे वो अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस के नौजवानों ने अपनी शहीदी दी थी। उन शहीदों को आज पूरा देश नमन कर ही रहा था कि उसी बीच एक और ये अटेम्प्ट टू अटैक देखने को मिल रहा है। जरूर हम सभी ये जानना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस का एंटी टेरर यूनिट वहां मौजूद है और भी वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल लिहाजा मौजूद है, और शाम तक हो सकता है अगले कुछ घंटों में ये खबर सुनने को मिले कि किन लोगों ने अटैक किया था, क्या मोटिव था इस अटैक के पीछे और क्या प्लानिंग्स थी, ये हमको जल्दी जानने को मिल सकता है। मीनवाइल पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर इज स्पीकिंग, लेट्स लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। All in all, Section 10 might well be interpreted as the government absolving the employees of the Indian Postal Service, even though they are public servants, of the accountability that all public servants legally have to the citizens they serve. Moreover, given that India Post is planning to add an array of financial services and products to its portfolio, it is imperative, especially while rendering services where citizens' sensitive data is involved, that we proceed with the utmost caution, protecting our consumers, our citizens from fraud, data breaches, and similar transgressions. I should like to remind this House that it's only by strictly ensuring that postal workers are liable for wrongdoings that we will succeed in reinvigorating India Post. Ultimately, in the absence of a grievance redressal mechanism, the citizens will have no option but to seek justice by moving the courts in accordance with Articles 32 and 226 of our Constitution, and that will merely increase the pendency of cases piled on top of our already overburdened judiciary. Mr. Chairman, sir, let me draw your attention to the fact that the Indian Post Office Act of 1898, this colonial law, was far more accountable to the Indian people than this new law, which is presented to us as a break from the colonial past. Under the 1898 Act, for instance, the illegal opening of postal articles by a postal officer was punishable with imprisonment for up to 2 years or a fine or both. In stark contrast, under this bill, 2023, there's no repercussion for such a flagrant violation of our right to privacy. As I've already mentioned, the bill in Section 10 states that no officer will be liable with regard to a service rendered by India Post. And of course, the fact is that if indeed an officer does indeed willfully commit transgressions, the bill does not specify what the punishment is, unlike the 1898 bill. Formally, under the 1898 Act, transgressions like theft, misappropriation,
destruction of postal articles by an employee of India Post used to be punishable with imprisonment up to 7 years and a fine. But the Jan Vishwas Amendments of Provisions Act 2023 struck off all such provisions. All such punishments are gone. So first, Jan Vishwas watered down the offences and penalties that an officer of India Post was subject to under the 1898 Act. And now this bill, by dispensing with these offences and penalties, wishes to make the officers of India Post, the employees, and therefore our government, wholly unanswerable to the citizen of India. Wow. Now, the jarring absence of either any liabilities or a grievance redressal mechanism in the Post Office Bill 2023 flies in the face of how the same ministers, other ministry, the Railways, holds itself accountable to Indians. The Railway Claims Tribunal Act 1987 instituted tribunals for dealing with complaints against the Indian Railways for lapses of services. If your 2023 bill here did not want to go so far as to establish a grievance redressal tribunal, at the very least, you could have incorporated the Supreme Court's 1996 recommendations regarding the exercise of the power of interception. Through this bill, our government has sought to make itself the judge, jury, and executioner in all those cases where a citizen's correspondence or consignment is found violative of the bill's excessively vague grounds. On this bill, Mr. Chairman, sir, there is nothing that is reasonable, there is plenty that is restrictive. Now, according to the Universal Postal Union, 73% of the postal services in the world over suggest that without a complete digital overhaul of postal facilities, the survival of post offices is simply not feasible. That our government in an age of digital India and self-reliant India, Atmanirbhar India, should fail to lay down the groundwork for such a reinvigoration is unimaginable and sad. Yes, now please. Imagination is what this bill lacks, Mr. Chair. Today, India Post has a monopoly on conveying letters. Gone are the days when they had a monopoly on anything else. Our post offices could be steeped in antiquity, staffed with demotivated employees whose only job was to push stamps and files. Our postal services are at a turning point today and must compete in order to remain relevant. If it envisages India Post, so I need another 5 minutes. Sir. I'm the principal speaker of my house. I've only got through the major point. There's two small points coming. If it envisages India Post as rendering e-commerce, e-government, and e-finance, then our government must move towards its rapid digitization and diversification. A simple step, just to illustrate the point I'm seeking to make, is the idea that others are discussing of an encrypted digital postbox service being introduced, a sort of like an India Post email service, which will save Indians a lot of money in postage fees. Through this service, such a service, citizens can view, manage, and organize their digital communications from numerous providers in a single location, and that too through just one account. Through this account, citizens can receive and respond to several transactional communications and securely manage by linking it to their UPI, other affairs such as booking railway, bus, and air tickets, paying for governmental services like LPG, electricity, water, and so on, and perhaps also for private services like Netflix or Spotify. They should also be able to upload and store documents and receive important notices and reminders. So in other words, the goal should be to make India Post useful to the ordinary Indian citizen by thinking out of the box, as also by discussing threadbare in Parliament what sort of facilities we must afford our citizens and why. India is not alone at being at this crossroads. Several countries of the European Union, as manifest in their e-government benchmark report 2019, have grappled with this. And many of them have reached the conclusion that digital services must be introduced to help postal services survive, launch them into a new glorious era. Many European governments have introduced measures to communicate with their citizens digitally through a trusted, secure version of their postal service. We must remember, sir, that citizens will be willing to share their personal data online only if their government can guarantee them the highest standards of digital safety and security. Sir, please try to. No, sir. I'm prepared to speak for my parties. You've got to give me the time I was promised. I was told 25 minutes. I have not taken that long. We also have at our disposal. Yes. We also have at our disposal a magnificent lattice work of real estate that can and must be put to better use and made commercially profitable. In an economy like ours that is fast becoming an e-commerce delivery chain, as the minister has said, postmen who are given
of course, to going everywhere in our country to the most remote places can be utilized as a last mile carrier, and India Post is collaborating with Amazon already. We have this robust infrastructure. We have lakhs of dedicated postal workers. The endeavor now must be to reimagine and remold it so that the post offices can actually move into the 21st century, provide financial services, which is already mentioned, like the India Post Payments Bank. But why not, for example, institutional credit? Nearly 40% of our rural population lack access to credit, another gap that India Post can strive to fill. In many countries, post offices have been repurposed to provide additional services beyond their traditional role. What the minister mentioned several exports from remote areas, but that was already the work of the post office in sending out any packages. Why can't we think more imaginatively about service delivery? Would it not be more wonderful in rural areas to see them transformed into internet hubs that enable students to access into educational material and complete formalities like filling examination forms online, all without any need to go too far from their homes? Why not voters' registration, driving licenses? Some post offices abroad have gotten to all this, have expanded their offerings to include retail services, including selling stationery and books and gifts and so on, like the Japan Post Group does. In some countries, post offices have partnered with healthcare providers to offer medical services such as vaccinations, health checkups, and prescription delivery. Imagine during COVID if we could have gone to our local post office. Tarurji, please and got now vaccinated. conclude, because one second. Your party is having 3 speakers. The total time allotted for the party is 25 minutes. Already you have 22 minutes. Either I'll take just 1 minute. I'll get you, sir. Please. Okay. Let me just complete, sir. Just another minute. These are important points, sir. you already spoke well about the bill. That's why I'm saying. Yeah, Please I've gone into the bill in some detail because it's important. We're seriously discussing this bill, sir. But anyway, just to add, I will try and conclude very quickly by just pointing out that the minister's goals he mentioned are all laudable aspirations. They're crucial for the reinvigoration of India Post. But perhaps the greatest flaws of this bill, the evident disdain for our fundamental rights, apart from that, is the fact that it harps on about this alluring destination without prescribing a map that will get us there. Nowhere in the post office bill does our government spell out how exactly it intends to convert India Post into a network for the delivery of citizen-centric services. We are being asked to take solace in the fact that once the bill is passed into law, our government will whirl a magic wand of rules and regulations and catapult our postal services to be dazzling new heights. There is no specific promise to the citizens of India. Other than that, the post office will not be accountable. The post office will not be liable. Thank you. So, sir, I'll just conclude. If this transformation comes at the cost of endangering every Indian citizen's right to free speech and expression, every Indian's right to privacy, every Indian's right to natural justice and due process of law, then the remedy is worse than the disease. And therefore, I would say this bill is a great disappointment, and I request the minister to kindly return to the drawing board and come back with something better. Thank you, Mr. Chairman. Jai Hind. Thank you very much, Mr. Shashi Tharoor. Now, next, Sri Tapir Gaoji. No. No, please. No. Rajya Sabha, please. Rajya Sabha proceedings. No. Rajya Sabha proceedings cannot be quoted here. No. No, Rajya Sabha has nothing to do with the Lok Sabha, please. Honorable Chairman, sir. Yes, please. As Yes, you may please. Sir, as No, please. 98. No. See, you. One second. Indian Postal One Act. second. One second. No. Honorable. Then you start. ये 125 साल एक पुराना ब्रिटिश लीगेसी एक को आज पोस्टल बिल द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज ये कांग्रेस No. One second. Yes, Adhir. सर अभी एक खबर मिली है
अभी ये खबर मिली है कि जिस दो शख्स ने ये गैलरी में आई थी वो बीजेपी पार्टी के किसी एमपी उनका ही पास लेकर ये दोनों सदन में घुसे थे। तो कहाँ सुरक्षा है कि बीजेपी की एमपी खुद? Yes. See, all the honorable speaker has already, the honorable speaker has already ordered that at 4 p.m. there will be a meeting of the party leaders and this will be discussed there, and after that this will be discussed in the house also. Yes, please. सर ये 125 साल पुराना एक ब्रिटिश लीगेसी Adhiranjan ji was also there at the time when the speaker is making the ruling. You were also there. मिनिस्टर असमी जी इस बिल को लेके आ रहा है और इस बिल के माध्यम से आज कांग्रेस इतना चिल्ला रहा है। कांग्रेस का जमाना में 2004 से लेके 2014 तक ये 664 पोस्टल ऑफिस बंद करवाया गया, लेकिन मोदी जी आने के बाद 2014 to 2023 5000 नया पोस्ट ऑफिस खुलवा दिया और इसी साल 5746 पोस्टल और देश भर में खुलने जा रहा है और खुल रहा है। इसलिए इस पोस्टल के माध्यम से हमारा दूर दराज पहाड़ी इलाका में और गांव में सारा पोस्टल का सुविधा मिल रहा है और ड्यूरिंग कोविड में भी पोस्टल का इतना सुविधा उपयुक्त पब्लिक ने मिला है और इसको मोदी साहब ने और असमी साहब ने इस चीज को आगे ले जा रहा है। आज पोस्ट ऑफिस में हिंदुस्तान में 28 करोड़ अकाउंट खुला गया और इसमें 17 लाख करोड़ डिपॉजिट भी किया हुआ है पैसा और इसका माध्यम से सुकन्या समृद्धि में 3 करोड़ अकाउंट भी खुला है और साथ में 1,41,000 करोड़ डिपॉजिट देश भर में हो रहा है और साथ में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के ओर से 21 लाख का अभी सेविंग सर्टिफिकेट हुआ है। साथ में ये पोस्टल ऑफिस जो है, ये पोस्टल सर्विस जो है सिटीजन सेंट्रिक एक सर्विस है और हमारा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साहब बोल रहा था अगर नया कानून लाता है तो देश का अच्छाई के लिए, सर्विस का अच्छाई के लिए ही लाता है। तो इसलिए आप हर चीज को कांग्रेस इसका विरोधी में आप निकल जाता है, पब्लिक सेवा को आप भूल जाता है। साथ में यहाँ पोस्टल ऑफिस में तो ये पासपोर्ट सेविंग साथ सेवा केंद्र बना दिया। आज इस पोस्टल पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आज तक 438 सेंटर्स देश भर में खुला है, जिसमें 1,25,00,000 एप्लीकेंट को सुविधा मिला है। साथ में मैं आधार एनरोलमेंट में भी 13,500 सेंटर देश भर में खुला है इस पोस्टल माध्यम के तरफ से और इसमें 8,83,000 करोड़ कस्टमर को इसका ट्रांजैक्शन होने का सुविधा मिला है। और साथ में मोदी जी का नेतृत्व में आज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये आज एक कांग्रेस का समय में कांग्रेस का रूल में ये एक institutions and organizations which are to be close in the country, लेकिन मोदी जी ने जैसे इस चीज को बैंक पोस्टल सर्विस को आगे बढ़ाया 650 ब्रांचेस विथ 1,54,000 अकाउंट पॉइंट हब ऑफिस में खुला है और साथ में इसमें If you go back to the seats, I will. 8 करोड़ If you go back to the seats, 8 करोड़ I will give the opportunity. I will give the opportunity. और इसमें
8,800 crores when deposit the हुआ है. when the साथ में speaker हमारा was here, other enable when Shashi payment Tharoor was speaking, no disturbance was there. PS में 10 No करोड़ का interruption was there. ट्रांजैक्शन देश No, भर में हुआ है. साथ में DBT 3.5 करोड़ अकाउंट खुला है. तो ये एक पब्लिक को, हमारा देशवासियों को, जो गांव और दूर दराज हिमालय में बसे लोगों को भी इस पोस्टल सर्विस से बहुत लोगों को सुविधा मिल रहा है. इसलिए इस कानून को मैं समर्थन करता हूं और ये कांग्रेस वासियों को भी, ओपोनेंट लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये पब्लिक सेवा के लिए ये कानून अमेंड करने के लिए 125 साल के बाद लाया है. तो इसलिए हम सब मिलकर इस बिल को पास करना है ताकि गरीब जनता को और गरीबों को देश भर में सुविधा मिले और इसका सेवा मिले. इसलिए मैं इस चीज को समर्थन करता हूं. और साथ ही इसमें मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम गाँव दूर दराज इलाकों में जो बसे हैं, इसके लिए भी इसका सुविधा होने के लिए नेशनलाइज बैंक दूर दराज इलाका में सर्विस दे नहीं पाता है. इसलिए ये इस पोस्टल सर्विस से हिमालयन बेल्ट में दूर दराज गाँव में इस पोस्टल सर्विस का अकाउंट खुले, सेंटर खुले, ताकि हमारा गरीब जनता इसका उपयोग मिले और देश भर में इसको फैला देना चाहिए ताकि हम गरीब जनता इसका सहायता मिलेंगे और उपयुक्त यूज करेंगे. इन चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल को समर्थन करता हूं. नमस्कार, जय हिंद. Thank you. Next, Srimati K. Kanimori. Kanimori ji. Kanimori ji speaking. Speaker sir. एक मिनट प्लीज. माननीय सदस्यगण प्लीज. माननीय सदस्यगण, मैंने आप सबकी भावनाओं को पहले व्यक्त कर दिया है और 4 बजे इस विषय पर सब दलों की मीटिंग बुलाइए. 4 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है. ओके. I responded. Everyone knows it, sir. No. Now, with this seniority, No. Say- I can't advise you, sir. No. I can only suggest. No. Anybody can advise me. No. That's why I'm here. So, एक मिनट, आपको सब एक ही में, क्योंकि ये मामला उस हाउस का रहे तो भी ये दोनों एडजेसेंट बिल्डिंग है. उसकी जब They are functioning. नहीं They are transacting उसको business. अगर आग लगी, सर, उसको अगर आग लगी, इसको भी आग लगता है. वहां एडजस्ट हो गया और
होम मिनिस्टर आने के बाद एक स्टेटमेंट दिलाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये One second. When Honorable LOP and I see in Mr. Malika Arjun Khadge beyond the status of LOP, not that he's president of a party. Apart from that, he has a huge experience. He has seen many things. My appeal to you, sir, is my appeal to the leader of the opposition is that I have shared the input with the House. I called the Director of Security. He said they have been apprehended. They are looking into the matter. I have directed. That's why, sir, sufficient information not came. That's why the Lok Sabha adjourned. Sir. Therefore, we request you kindly adjourn. Let Home Minister come and Let us see give what the he has to say. details. And Let us see, sir, what leader of the House has to say. 1 second, sir. Yeah. बात है जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन ऐसे में जो विपक्ष का रवैया है वो मुझे लगता है देश को एक संदेश देने का होना चाहिए कि देश में हम सब प्रभुता के लिए एक साथ खड़े हैं। जो लोकसभा में भी एक्शन हुआ वो उन्हीं के कारण उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेने के बदले हाउस चलने नहीं दिया। मैं समझता हूँ राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, हमने एक मैसेज देना चाहिए कि ये देश की क्षमता, ये देश की ताकत इन सब चीजों से उठकर है और हाउस जरूर चलना चाहिए। हम सब सदस्य हाउस चलने के पक्ष में हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका पॉलिटिसाइजेशन जो कर रही है ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। मेरा अनुरोध है माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के लिए वेट करना चाहिए हमने और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चालू। लीडर ऑफ द अपोजिशन बाकी बैठिए। You see, 1 second. It is an issue where we should deliberate in all seriousness and in a composed atmosphere. Leader of the House has said something. It is not necessary for everyone to subscribe to it. There can be other point of view. Sir, देखो, मैं इस sir, if leader of the opposition is on legs and you still wish to speak, sir, इस सदन के I would appeal to the honorable members, let us show minimum regard to rules. If leader of the opposition is on his legs, let him alone respond. Sir, I fully believe in his wisdom. No one can question his credentials. So let us hear him in rapt attention. And then I will seek response of the treasury benches also. Please, sir. Sir, इस सदन के नेता ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और अपोजिशन के लोग देश के लिए यहाँ जिन लोगों का पहले जो शहीद हुए थे उनको तो श्रद्धांजलि सब मिलके ही किए और देश के यूनिटी के लिए और देश के हिफाजत के लिए हम हमेशा तैयार हैं और हमारे लोग जितना सैक्रिफाइस किए तुम्हारे पास एक चूहा भी नहीं। सर, 130 करोड़ लोग तैयार हैं। सुनिए, There is no soul in the country who is not ready. ये हमको सिखाते हैं, 130 करोड़ जनता तैयार है इसके हमको लिए। सिखाते हैं देशभक्ति, ये हमको सिखाते हैं देशभक्ति। ये तो देश के विरोधी लोग हैं। No, sir. Nothing will go on record now, sir. Nothing will go on record. Nothing will go on record. I now call upon Shri B. Linga Yadav. Please resume your address. Please resume your address. Sir, the Central Universities Amendment Bill 2023, sir. The bill establishes a Central Tribal University in Telangana. It will be named the Sammakka Sarakka Central Tribal University, sir. Its territorial jurisdiction will extend to Telangana, sir. It will provide avenue of higher education and research facilities, primary for the tribal population of India, sir. It is Andhra Pradesh Rehabilitation Act 2014 provide that the central government will establish a tribal university, sir, in our Telangana state, sir.
ये बहुत ఇది అటాక్ తెలుగు సార్ ఇది చాలా సంతోషించదగ్గ విషయమే. మరి మా తెలంగాణలో ఈ యొక్క ట్రైబల్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసినందుకు మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము అందరం కూడా చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాం. కానీ ఈ యొక్క తెలంగాణ యూనివర్సిటీ మరి గత 10 సంవత్సరాల క్రితమే తెలంగాణ ఆవిర్భవించినప్పుడే ఏర్పాటు చేయవలసింది ఉండే. దురదృష్టం కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఆలస్యం చేసింది. ఇప్పటికైనా ఈ యొక్క గిరిజనుల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతోటి మరి మేము కోరినటువంటి విధంగా ఈ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసినందుకు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ యొక్క యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయటంలో ముఖ్యంగా ప్రధానంగా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆనాడు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పాత్ర గణనీయంగా ఉంది. ముఖ్యమంత్రిగా వారు అనేక రిప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చారు. మా ఎంపీలను కూడా అనేక సార్లు పోరాడినామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ యూనివర్సిటీకి సమ్మక్క సారక్క పేర్లు పెట్టడం చాలా సంతోషం. మా దగ్గర గిరిజన వనదేవతల పేరు పెట్టారు కాబట్టి ఈ యూనివర్సిటీని సక్రమంగా భక్తిపూర్వకంగా నడిపించాలని కోరుతున్నాం. మరి మా యొక్క అనేక ఆ కాలంలో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఈ ట్రైబల్స్ కు అనేక విధాలుగా మేము గవర్నమెంట్ లో చేసాం సార్. 10% రిజర్వేషన్ గాని ఈ యొక్క గ్రామ పంచాయతీలో తండాలుగా చేయటం గాని, అందుకని రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ కోసం నిధులు కూడా వెచ్చించాలి సార్. 1 minute సార్. అట్లనే ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి క్లాసులు కూడా ప్రారంభించాలని చెప్పి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు ఇచ్చిన ఇతర హామీలు కూడా దీంతో పాటు నెరవేర్చాలని చెప్పి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది సార్. ధన్యవాదాలు సార్. Professor Manoj Kumar Jha, not present. Dr. V. Sivadasan, not present. Sri Abdul Wahab, not present. No present. I am very much here. No. After this. Hello, I am here. Sir. No. Very much present. I have noticed his presence. Yeah, I will tell, and after that I will walk out. After that I will walk out. See, I support. I support the Honorable bill. member. I support the bill. Honorable member. We are responsible members. Yes, very much. Of a very important August House. Yes, and You're very saying important I'll walk subject out. also. I can tell you. Yeah. My heart pains. Yes. When some of the members, even when the house is in order, they make their speech and walk out. No. It is our minimum duty Okay, I to will listen be to others also. Okay, I'll be here. You enlighten us and get enlightened also. Okay, sir. You have, sir, Yeah, Honorable Chairman Saab. 2 minutes. 1 minute is enough. Okay. I am supporting this bill. In the central university, don't make like our Kerala universities. What is happening here, both in central and in state, it's all politicizing. So students are going out. Students are going to different universities in different part of the world. That is continuing every month, every year. Thousands of students are fleeing from here. Why? Because the universities are now completely politicized, either BJP or our government also. Now in Kerala, what is happening is the governor and the state government, being the chancellor, he is using his power. Being the government, they are using their powers. It should not happen in central universities also. Our expectation is at least the north, in Delhi and all, university should function for Keralites also. So everywhere it is politicizing, nepotism going on. So ask our Mantriji, don't politicize these universities. It is the university is only our hope for our youth, for the employment and all. Please make use of this university and give more skill development in universities, skill development courses also. Thank you very much. Announcement by the chair. Honorable members, the copies of the bills, that is the Jammu and Kashmir Reorganization, Second Amendment Bill 2023,
and the Government of Union Territories Amendment Bill 2023, both as passed by Lok Sabha, were circulated in the morning today. As the bills are to be taken up today, those honorable members who desire to give notices of amendments to the said bills may do so till 4 p.m. today. Briefly. भाग्य की बात है कि जब जब कोई ओबीसी का बिल आता है, कोई ट्राइबल वेलफेयर का बिल आता है, कोई ना कोई विषय बना के विपक्ष सदन को छोड़ के भाग जाता है। तेलंगाना के लोगों ने अभी अभी उनको चुन के भी सरकार दी और ये बड़ी महत्वपूर्ण ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में लगने जा रही है। ये समाज वर्षों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, उनको सही इज्जत मिले, उनको नए मौके मिले, नए एजुकेशन के लिए भी एवेन्यूज मिले। इसके लिए 10 साल से हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डिटेल में बताएंगे, लेकिन वर्षों वर्षों तक राज्य सरकार के पीछे पड़ने के बाद उन्होंने कई बार इसके लिए हमें परेशानी भी की, फिर भी केंद्र सरकार लगी रही और ये आज ये सुनहरा दिन है कि हम ये पास करने बैठे हैं। लेकिन जबकि लोकसभा में भी स्पष्ट कर दिया गया, इंक्वायरी हो रही है, डिटेल्स की हम प्रतीक्षा करें और देश को संदेश दें कि मिलके हम एक मजबूत ताकत की तरह इस प्रकार की घटनाएं होने नहीं देंगे। आप सर, मैं मुंबई से आता हूं। जब कांग्रेस की शासन थी मुंबई, महाराष्ट्र में और केंद्र में दोनों में, तब इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों को, सैकड़ों लोगों की जान गई, विदेश से टेररिस्ट आए, 4 दिन तक मुंबई हॉस्टेज था, लेकिन कभी पॉलिटिसाइज नहीं किया। विपक्ष में हम बैठे थे तभी, उल्टे मुंबई अगले दिन, ये शाम को हुआ था, रात को अगले दिन ही हम काम पे लग गए और एक संदेशा दिया दुनिया को कि भारत में वो ताकत है और क्षमता है कि हम किसी भी प्रकार के हमले से डरते नहीं है, किसी भी प्रकार के घटना से हमारे ऊपर आंच नहीं आएगी। ये देश एक है। विपक्ष ने एक जिम्मेदारी का स्टैंड लिया था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे तो क्लियरली दिखता है कि ये एंटी ट्राइबल माइंडसेट दर्शाता है कि ट्राइबल का एक यूनिवर्सिटी का अच्छा बिल को हम समर्थन ना देना पड़े, हाउस में बैठ के वोट ना देना पड़े, हाउस में बैठ के सरकार के काम को समर्थन नहीं देने का एक एक्सक्यूज बना के, जबकि हाउस स्मूथली चल रहा था, तब जाके वॉकआउट करना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। प्रोफेसर मनोज कुमार झा नॉट प्रेजेंट, डॉक्टर वी शिवादासन नॉट प्रेजेंट, श्री वी विजयसाई रेड्डी not present. Present. Sir, you are not on your seat and therefore not present for me. But the moment you occupy your seat, you are present for me and for everyone in the house. Your 2 minutes. Sir, this is Central University. Central University. 2 minutes. 1 minute is enough, sir. Sir, only one point I would like to bring to your notice, sir. We wholeheartedly support this bill on behalf of our party and this thing. So the only issue, sir, I wish to highlight the Honorable Education Minister is to the menace of temporary campuses, sir. Those institutions which have been promised to the state of Andhra Pradesh under the AP Reorganization Act have been, of course, fulfilled by the government and they have been established, but they have been established only in the temporary premises, sir. And these temporary premises are not enough to expand the courses or for undertaking any other activity in full-fledged manner, sir. Therefore, I request the Honorable Education Minister to open up the full-fledged campuses and permanent campuses and then maintain the standards of central universities. Sir. Thank you very much, sir. Thank you. Srimati Mahua Maji, not present. Shri Kanak Medra Ravindra Kumar. Sir, thank you, sir, for giving this opportunity. Sir, 2 minutes. Sir, I am from Andhra Pradesh relating to this subject. Kindly, you have been generous towards 2 minutes. Giving 2 more minutes. 2 minutes. Let me say. This issue arose, sir, this is because of the Andhra Pradesh Reorganization Act, which dedicated 2 universities, one for Telangana and one for Andhra Pradesh.
we are currently discussing regarding Telangana. Sir, I would like to brief history with regard to the Central Tribal University for Andhra Pradesh also. Sir, Telugu Party was in power and Chandrababu Naidu was the chief minister at that time, from 2014. We have been strongly pursuing the central government for establishing the tribal university, and also the government handed over 525 acres. This compound was also constructed by spending state government funds, but it is not considered till today. And also, sir, but it's in the 16th Lok Sabha, and the edge of a bill was also moved that was not passed, and subsequently another bill was moved that was passed in the after 2019. We know that sir, Vijay Sai Reddy ji, no. Sir, The honorable minister interfering and disrupting is alert, and when time will come, he will hold the floor. Sir, my friend Vijay Sai Reddy every time disrupting my speech. Your friendship is inscrutable for me. Sir, but now we passed the bill in this house, and we know that the site is ready, and the central government has to take care of with regard to the Andhra Pradesh Tribal University also, sir. But coming to with the AP Reorganization Act, other promises are concerned. There are so many promises are unfulfilled. It has to be fulfilled within 10 years. Within 4 or 5 months, the time will also lapse. So with regard to the Polavaram project, it is a major. And also Amaravati capital city is also a major project. And also with regard to the allocating the funds and fulfilling the Polavaram project and Amaravati capital, the state government totally abandoned. That's why if the central government has to take care of it and fulfill the promises with regard to the other promises are concerned. As far as the capital is concerned, for the last 4 years, the farmers are agitating for construction of a capital where the Honorable Prime Minister laid a foundation stone for the capital of Amaravati, that it has to be completed. It is a part of AP Reorganization Act. Doctor, similarly, M. after this Thambidurai, government, Polavaram project is complete. Nothing will go to record now, sir. Dr. M. Thambidurai, 2 minutes. Thank you, Chairman, sir. Our Honorable Education Minister has brought the bill, Amendment Bill 2020-23, has proposed to amend the Principal Act 2009 so as to include Section 3G. The name of the university is Samkara Saraka Central Tribal University. Sir, and also territorial jurisdiction extending the whole of state Telangana. Why is the Telangana? Let it be throughout the India. It is because the tribal people many people are throughout the India that can utilize it. For example, in Tamil Nadu also, Central University is in Tiruvarur. It is applicable to all, throughout the Indian people, they are coming. Therefore, second, sir, the major objective of the university is higher education, research. That is the important. Nowadays, the university is not concentrating research. They are only selling degrees. What is going on? Especially, I'm telling private and deemed universities, not I'm telling about state universities, government universities or central universities. I request the Honorable Minister to take care of recent notification given by the AICT. AICT has given notification. They are going to allow more sections if their facilities are there. But already many engineering colleges, affiliating colleges, closing stage. Therefore, why this monopolizing some section of people, that notification is coming. Therefore, I request Honorable Minister to take care of that this kind of AICT notification, misleading and affecting the research and other facilities. University's object is, sir, I am an academician, I am professor, so I want, allow me or not. Sir, you are more than an academician. Sir, research, I'm trying. No, you are more than an academician. No. Research and is the more important universities. The affiliating colleges, they are conducting courses. But at recent, what the AICT is given notification, allowing more sections with the facilities available, already existing in the closing stage. Then how the other colleges come? Some colleges are monopolizing, some deemed universities are monopolizing, some state private universities monopolizing. All the state other institutions going to suffer.
Therefore, this serious thing. But, sir, I was professor in teaching in Anna University, Indian Engineering College, 3 years. That Anna University take, for example, mechanical 2 sections only till now, 50 years old. Consider 2 sections. But if the private university take, they're having 20 sections, 30 sections. Sir, you made your point. Like that, ASM is also a part of the game. This is Nothing will go definitely before now. Shri research and Javed Ali object. Khan, not present. Shri Santosh Kumar P, not present. Shrimati Vandana Chavan, not present. Shri Sadanand Shet Tanavde. Thank you, Chairman, sir. I stand to support the bill aimed to amend the Central Universities Act 2009, which is to be empower and establish central universities for teaching and research in various area states. The bill is welcome as it seeks establish a central tribal universities in Telangana and also will provide avenues of higher education and research facilities primarily for the tribal population of India. This bill contemplates to impart quality education to the students to make them employable, as also will improve the quality of education in the country. Over past many decades, the backlog to fill up the vacancies reserved for a privilege has been increasing. This bill will provide needed support to bring in more SCs and STs in higher education systems and universities. I also support the bill for it will help fulfill the regional aspiration and regional distinctiveness. At this juncture, I would humbly request respected Prime Minister Modi ji to consider setting up of center-sponsored International Sports University in Goa to include programs in physical education, sports, sports event management, and sports medicine in the state of Goa. The necessary infrastructure created by the Goa government for successfully hosting Lusophonia Games and the National Games also will put to better usage. The proposal in the bill to convert the National Rail and Transportation Institute, Vadodara, a deemed university, to the Gati Shakti Vishwavidyalaya. It is in the tune with Gati Shakti initiative and the vision of national logistic policy and deserves a big welcome. Overall, the intention and the action of the Modi government seems to be perfectly uncertain with the aspiration of general public and in tune with the requirement of time. On my personal behalf and the Goa state I represent, we stand firmly in support of the bill. Thank you, Chairman. Honorable Minister Shri Arjun Munda ji. माननीय सभापति महोदय, आज माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा तेलंगाना राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है, जिनका नाम समाका सराका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया के मानचित्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वास्तविक रूप से जिन बातों का उल्लेख तत्कालीन प्रधानमंत्री देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वह वास्तविक रूप से दुनिया के सामने उभर रहा है। इस बात का उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूं कि समाका सराका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय न केवल उसका एक उदाहरण है, बल्कि उसके साथ इस बात को दोहराते हुए मैं कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी में यह पहला अवसर है देश के आजादी के बाद एक महिला राष्ट्रपति जनजातीय परिवार से
भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित करते हुए यह संदेश दे रहा है कि भारत किस तरीके से अपना प्रगति को सुनिश्चित करना चाहता है। वंचितों की बात, जनजाति, आदिवासी, दलित, इन सारे समुदायों की बात बहुत हुई, पर उसे उभारने और उभरने की बात मैं समझता हूं कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में न केवल इस बात के लिए कि जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, देश में सर्वोच्च पद पर जनजातीय महिला के रूप में राष्ट्रपति विद्यमान है, बल्कि इस रूप में कि हम वहां से प्रारंभ कर रहे हैं यात्रा 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए, जो सबसे पीछे के पंक्ति में बैठे हुए लोग। और आज हमारे सामने है कि ऐसे ऐसे योजनाएं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे ऐसे अध्यादेश और ऐसे विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हम भारत को इस अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में कहां ले जाना चाहते हैं। वास्तविक रूप से यह देश के सामने प्रतिबिंब हो रहा है कि वैसे सारे लोगों को आगे लेकर चलते हुए हमें देश की प्रगति करनी, और इसलिए आज दिखाई दे रहा है कि 10वीं अर्थव्यवस्था से भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन करके एक नया स्थान, नया कीर्तिमान स्थापित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमारे जो 4 पिलर्स है वो कम्युनिटी विहीन, जाति विहीन, बल्कि हमारा आधार स्तंभ हो, जिसमें हम इस बात को सुनिश्चित कर सके कि युवा एक हमारी शक्ति है, महिला एक हमारी शक्ति है, किसान हमारी शक्ति है। महोदय, मैं थोड़ा सा और समय आपका। इसी तरीके से आज इतिहास इस बात का है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पहली बार आजादी के बाद 75 साल में आदिवासी परिवार का सदस्य कृषि मंत्रालय के रूप में इस सदन में कृषि मंत्री का दायित्व निभाया। अभी आपने देखा होगा कि जनता ने नया जनादेश दिया 3 प्रदेशों में। उस प्रदेश में विष्णुदेव साय जैसे एक साधारण परिवार के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ। आज उसका शपथ ग्रहण संपन्न हो रहा है। मैं सदन के तरफ से भी मैं वैसे माननीय मुख्यमंत्री को आगे इस राज्य में, छत्तीसगढ़ में 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए उसकी प्रमुख भूमिका होगी, ऐसा मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, इसके साथ साथ ही जहां हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से उस शिक्षा को मजबूत करने में लगे हुए कि तमाम जनजाति क्षेत्र के, जनजाति समुदायों के विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है, बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण के लिए वो इन सारे विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे, वहीं बुनियादी ढांचा को भी मजबूत करने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जैसे 740 पूरे देश भर में विद्यालय खोले जा रहे हैं। ये 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन सारे विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर देने के लिए खोला जा रहा है। इसी तरीके से अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के लिए हमने सारे विश्वविद्यालय में, न केवल देश भर के तकनीकी प्रबंधन, तमाम तरह के जो शिक्षण संस्थान है, इसके अलावा ओवरसीज में भी पढ़ने वाले ऐसे मेधावी छात्रों के लिए
हमने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है Thank और you. Thank देश you. भर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की कोई कठिनाई, उसकी मानक को हमने इस तरीके से बनाया है। Thank you, ताकि Honorable प्रत्येक Agriculture Minister. छात्र को नया अवसर मिले और युवा शक्ति देश में उभर करके सामने आए, जनजाति समाज को नया अवसर मिले। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Shri Prashantananda ji, sir, 2 minutes. Your floor leader had made a very special request. Thank you very much, sir. नहीं सर, ये समय देने का काम तो मुझ पर ही छोड़िए। मतलब एक कहा गया ना, इतने हिस्सों में बट गया मैं कि मेरे हिस्से में कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपसी बात है। I take no note of it. Thank you for giving me an opportunity. Whether it is 2 minutes or 1 minute doesn't matter, but I thank you for that. Sir, while supporting this bill, I'm proud to say that the curriculums which are there, which I've read, if it goes, then it will be a game changer for the tribal youth. There's no doubt about it. And due to the paucity of the time, I can't discuss about the curriculums. So here I would like to draw the kind attention of Honorable Minister who is present here in the House, that there is a central university there in Koraput, which is tribal district, we can say. And that there are some problems which I would like to draw his kind attention. Sir, you will be knowing that there is Central University in Jaipur, Koraput, where sanctioned professor posts are 43, only one professor has been appointed, 42 professor posts are vacant. Sir, 88 sanctioned assistant professor posts, only 15 assistant professors posted. Sir, 73 assistant posts are vacant. Total out of 154 posts, 134 posts are vacant. Out of 119 posts for staff posting, only 26 have been posted. In the university, the total students are 917. Much of them are tribals only. So whether it is a tribal university or an university in a tribal district means the same for me, because we are thinking of tribal people. And with this kind of paucity, with this kind of vacancy in those universities, what will be the future of these students who are reading in this university? I am requesting Honorable Minister to clarify why this is happening, and I am definitely hopeful that the university which is being now announced in this bill for Telangana, I definitely welcome it. And here I would like to request him that in just only 10 seconds, sir. Sir, sir, and Odisha has the third highest tribal population in India, and the tribal population comprises 22% of the total state's population. We have been raising the demand for a satellite center of the Central Tribal University in Odisha, and that is my request, and which Minister should reply while giving importance to this particular. Shri Dharmendra Pradhan to reply the discussion. धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं। आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की एक अवसर दिया। सदन ने भी कुल 12 माननीय सदस्यों ने आपकी अनुमति से इस डोला सेन जी से लेकर प्रशांत नंदा जी तक, बीच में आदरणीय जनजाति विकास विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने, सभी ने इस बिल को समर्थन किया और इस महत्व उद्देश्य आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो प्रतिबद्धता थी सरकार की, एक यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र और तेलंगाना में बने। तेलंगाना, आंध्र में तो बन चुकी है,
उसकी कैंपस भी शुरू हो गई है। अभी अभी वहाँ की स्थायी कैंपस के लिए हमने प्रारंभ में कहा कि उसकी फाउंडेशन स्टोन देने का हमें अवसर मिला, सौभाग्य मिला। ऐसे ही तेलंगाना सरकार के अगर सही समय में सहयोग होता तब ये यूनिवर्सिटी अभी तक रूप ले चुका होता। उन्होंने लंबे समय तक लैंड देने में विलंब किया, इसीलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देरी हुई, लेकिन देर सही दुरुस्त हुआ। अभी आज की आपके अनुमोदन के बाद जब आदरणीय राष्ट्रपति जी इसकी स्वीकृति देंगे, जल्द ही यूनिवर्सिटी खोलने की सारे प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित रूप में एक देश में ये राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन करके आगे बढ़ेगा। ये हम सभी के लिए सुखद अवसर होगी। हमारी देश की जनजाति विषयों के बारे में विशेष अध्ययन करने का ये विश्वविद्यालय अपनी दायित्व निभाएगा। अध्यक्ष जी, जब सभी माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के विषयों को उठाया है, मैं सभी को आभार करता हूं। एक दो मित्रों की समान प्रकार की विषय रही है। कुछ मित्रों की डोला सेन जी ने अपने विषय को उठाते हुए शायद जो मूल विषय से भटक के और कहीं चली गई, लेकिन मैं आपकी अनुमति हो तो एक विषय उदाहरण देना चाहूंगा। जिस अभी तो मेरे बहन डोला जी रहती तो उनको अच्छा होता, लेकिन सुन भी रहे होंगे और उसको बाद में रिएक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक तथ्य आज उन्होंने सदन में उठाई, तो मैं एक तथ्य आपके माध्यम से उपसभापति जी आज सदन में रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा ये सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इतिहास को पुनर्लिखन करने का प्रयास कर रही है। शायद उन्होंने पूरा सब विषय को समझी नहीं। मैं दो विषय उल्लेख करना चाहूंगा। इस बीच में वो जो पार्टी से आते हैं, उस पार्टी के जो सरकार चलती है, तृणमूल की सरकार चलती है बंगाल में। बंगाल ने एक विकल्प नीति बनाने का प्रयास किया। हम भी बड़े उत्सुकता से था, देख रहे हैं देश में एक सर्वसम्मति से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, लेकिन उनकी क्या ऐसे मन में और क्या विषय आई है, उन्होंने विकल्प नीति बनाया। उपसभापति जी, उनकी मसौदा को अभी हमने जब सामने आया मैंने उसको पढ़ा, हमारी कुछ विशेषज्ञों को बिठा के भी पढ़ाया। सब 99% जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्श है, उसी परामर्श को उन्होंने भी हूबहू अपनाया है। शायद भाषा में कुछ परिवर्तन हुआ, भाषा की विविधता है और मेरे प्रधानमंत्री जी इस विषय में बड़े आग्रही रहते हैं। हम जितना लोक भाषा में जाए, स्थानीय भाषा में जाए, भाषा को लेके कोई आपत्ति नहीं है, मूल विषय और तत्व पहुंचनी चाहिए। मैं आज खुशी से कह रहा हूं, बंगाल की जो तथाकथित प्रयास हुई और कुछ राज्यों के अन्य मित्रों ने प्रयास कर रहे हैं, अंततः सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तहत आना पड़ रहा है। मैं ये सुखद जानकारी हाउस में भी देना चाहता हूं। बंगाल ने भी 99% राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कॉपी ही किया है, धन्यवाद उनको। उन्होंने और एक बात कही है कि इतिहास को आप पुनर्लिखन करते हो। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने लंबे समय तक, सदन अभी इन दिनों में एक विषय पर चर्चा कर रही है, जब जम्मू कश्मीर के बारे में आदरणीय गृह मंत्री जी ने कुछ मसौदा लोकसभा राज्यसभा में पारित कर रहे थे, तब इतिहास की कुछ घटना को उन्होंने कोट किया, कुछ तथ्य कोट किया, उसको लेके राष्ट्रीय विमर्श हो रहा है पिछले 2 दिन से। उपाध्यक्ष जी जानबूझ के कुछ एक तत्व ऐसे एक सामंतवादी मानसिकता में ग्रस्त हो गए थे आजादी के उपरांत, जैसे ही वही देश है, उन्हीं की खानदानी देश की मालकियत रखती है। ऐसे परंपरा, ऐसे कुछ लक्षण देश के कुछ अन्य राज्यों में भी दिखने को मिलता है। जैसे 1-2 फैमिली ही उस राज्य की मालकियत उनके पास है, जैसे एक देश एक घर की परिवारवाद में चलता है, लेकिन तथ्य तो ऐसे नहीं कहते थे। ऐसे सारे छुपे हुए तथ्य को नरेंद्र मोदी जी ने प्रण किया है देश के सामने लाने के लिए। क्या सरदार पटेल जी को सम्मान करना नहीं चाहिए था? इस सरदार पटेल जी के कंट्रीब्यूशन को इस देश भूल सकता है? इसीलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के सरदार पटेल को गौरवान्वित किया। अभी हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, अभी मेरे मित्र अर्जुन मुंडा जी उल्लेख कर रहे थे। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, ये तो अभी नहीं बना है,
ये तो इतिहास का हिस्सा है, हम इतिहास बदल रहे हैं। हमने कहा 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, लंबी लकीर हमने खींचा। अगर किसी को इसी में आपत्ति है, हम क्या कर पाएंगे? प्रजातंत्र में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया, 2 बार कर चुके हैं। किसी के मन में संदेह नहीं कि तीसरी बार किसको मिलेगा। तीसरी बार भी मोदी गारंटी ही होगा। इसीलिए ये मैंडेट देश की इतिहास को छोटा करने के लिए नहीं, देश के इतिहास को बड़ा करने में लगा है। लंबी लकीर खींचने के लिए हम लगे हैं। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कई विषय में चर्चा करते हुए ये विषय सामने आया कि भाई देश में, सुबह भी चर्चा हुई, कई सदस्यों ने उसको भी उल्लेख किया कि भाई देश में विशेष करके SC, ST, OBC के बच्चे उच्च शिक्षण संस्थान में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। भारत सरकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIM ऐसे संस्थाओं की नाम लिया गया। उपाध्यक्ष जी, मैं एक तथ्य आपके माध्यम से सदन में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। पिछले 5 साल की हमने एक एनालिसिस किया है। 5 साल की जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, अगर मैं IIT को ही कोट करूं, IIT की स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में 2,66,433 ये एडमिशन लिए, माने दाखिला लिए हैं। 5 साल की क्यूमुलेटिव फिगर, और 5 साल में ड्रॉप आउट 4,081 हुए, 1.53%। OBC में 1.51% ड्रॉप आउट हुए हैं, SC में 1.47, ST में 1.29। ये IIT सर्वोत्तम संस्थान में है। ये क्यों होता है अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी? जब हमने एक मद्रास चेन्नई IIT की एक डिटेल स्टडी करवाया, उसमें पाया, सुबह मैंने प्रश्नोत्तर के समय में उसको कहा था कि कई सारे विद्यार्थियों को अदर ऑप्शन मिल जाता है। चेन्नई IIT में पिछले 10 साल में जितने बच्चे एडमिशन लिए थे, उसमें से 44 बच्चे ड्रॉप आउट हुए 10 साल में। 44 बच्चे जब ड्रॉप आउट हुए हैं, इनके कारण हमने ढूंढा क्यों ड्रॉप आउट हुए हैं। उनमें से 60% बच्चों को और कोई इंस्टीट्यूशन में दाखिला का अवसर मिल गया। यहां तो ड्रॉप आउट में दिखाया गया, लेकिन उनको कोई उन पढ़ाई से बाहर नहीं चले गए, वो पढ़ाई के अंदर रहे, उनकी सुविधा, उनके मन के हिसाब से और कोई इंस्टीट्यूशन में गए। 40% में से 30-35% लोग विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य के कारण से ड्रॉप आउट हुए हैं, और उनकी संख्या कुल मिला के चेन्नई IIT में 0.5% से नीचे है। मित्रों, यह कह देना कि आज इस सरकार के समय में ड्रॉप आउट बढ़ गया है, यह तथ्य उसकी परे है। अभी विद्यार्थियों के बारे में कहा जाता है, विद्यार्थियों की संख्या घटती है। मैं कुछ आंकड़ा आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। जब 2014-15 में हम लोगों को सेवा के अवसर मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब देश में जितना विद्यार्थी उच्च शिक्षा में पढ़ते थे, पूरा समूचा उच्च शिक्षा में पढ़ते थे, उसकी नंबर 3,42,11,637, 3,42,11,637 ये था, जो आज बढ़ के 21-22 में ये बढ़ के 4,32,68,181 है। 26% की ग्रोथ हुई है उपाध्यक्ष जी, 26% की ग्रोथ हुई है। ये उच्च शिक्षा में इसी सरकार की उपलब्धि है। उसमें महिलाओं की ग्रोथ 31% हुई है। SC की समूचा ग्रोथ, SC स्टूडेंट में समूचा ग्रोथ 43% हुई है, और SC की मेल स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ते हैं, 50% की ग्रोथ हुई है। ST की ग्रोथ समूचा, जितने बच्चे 2014-15 में पढ़ते थे और आज मैं उनको 21-22 में तुलना करूं, 65% ग्रोथ हुई है उपाध्यक्ष जी। और बच्चियों के अंदर ST बच्ची 80% की ग्रोथ हुई है। यह नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में। ऐसे ही OBC, मैं माइनॉरिटी को कोट करना चाहूंगा। बहुत लोग हमारी सरकार को एक जबरन छवि बनाना चाहते हैं। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में उच्च शिक्षा की हमारी सरकार की पहल के कारण स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। 38% की ग्रोथ हुई है माइनॉरिटी में,
और उसमें महिलाओं की संख्या 42% हुई है। स्पेसिफिक अगर माइनॉरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटी में जाऊं, बच्चियों के अंदर मुस्लिम बच्चियों के अंदर 45%, 7% ग्रोथ हुई है इसी सरकार की समय उच्च शिक्षा में। ये आज हमारी सरकार की उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कई मित्रों ने हमको इस विषय पे परामर्श दिया कि आपकी सरकार की समय में जो पद है वो रिक्त है, लेकिन तथ्य उपाध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं कहता है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। 2018-19 तक इस देश में जो उच्च शिक्षण संस्थान थे उसमें सामाजिक न्याय के तहत SC, ST, OBC रिजर्वेशन दिखावे के लिए था, पॉलिसी में था, कोई मैंडेटरी नहीं था, कोई बाध्यता नहीं था। और विचित्र बात था, एक बार विज्ञापन कर दो SC, ST की विद्यार्थी के अंदर योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे प्राध्यापक के लिए, प्रोफेसर के लिए, तब उसको एक इंटरव्यू के बाद उसको जनरल में कन्वर्ट कर दो। उपाध्यक्ष जी नरेंद्र मोदी जी आए, इस धोखाधड़ी को पूर्ण विराम लगाए, एक नई कानून लेके आए, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 को लाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है SC, ST, OBC के लिए, उसको उच्च शिक्षण संस्थान की प्राध्यापक पदों में नियुक्ति में सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहली बार 75 साल की आजादी के उपरांत पहली बार जो लोग विभिन्न राज्यों में सरकारों में है, SC, ST की गांव में एक पूजा घर बना दिए, अरे वाह, कसीदे की पहाड़ बना देते हैं। उन राज्यों में तो OBC, मैं उपाध्यक्ष जी आज आपकी अनुमति से एक विषय कहता हूं, मेरे को मन में पीड़ा है, इसलिए आपके माध्यम से मैं बाहर कहूं तो गाली भी मिल जाता है, मेरे को अनेक प्रकार की गाली मिल जाती है। आपके संरक्षण में मैं इस विषय में जिस राज्य से आता हूं, आपको सुनने में आश्चर्य होगा, ये कान आपकी विश्वास नहीं करेगा। देश की सभी राज्यों ने, अमूल चूल सभी राज्यों ने देश में OBC रिजर्वेशन लागू किया है। एक छोड़ के, मेरे गृह राज्य छोड़ के सभी राज्यों ने शिक्षण संस्थान में, नौकरी में OBC रिजर्वेशन संविधान की जो अधिकार हुआ दिया है, हमारे राज्य में नहीं है। यह विसंगति है। इसलिए इस सारे विषय को ध्यान में रखते मोदी जी ने 2019 में एक एक्ट, सर्वे का साथ कोई संपर्क नहीं है, आप बड़े ज्ञानी हो, दयापूर्वक मैं उलझना नहीं चाहता हूं, मैं पीड़ा कहना चाहता हूं। आपको मेरे को छोटा करना है, निंदित करना है, आप कर सकते हैं, बड़े आदमी रसूखदार हो, लेकिन कृपा करके सत्य को सामना करने का अभ्यास सबको करना चाहिए। यह सदन इसीलिए है। मैंने भी सुना, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन जो विषय है OBC की संविधान अधिकार, SC की संवैधानिक अधिकार, ST की संविधान अधिकार, यह किसी की अधिकार नहीं है वंचित करने का। आज नरेंद्र मोदी जी ने उस अधिकार को सुनिश्चित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, नियुक्ति में मैं एक तुलनात्मक तथ्य देना चाहता हूं। हमें बहुत नसीहत दिया जाता है, मैं तुलनात्मक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 2005 से 14 किनके हाथ में शासन की दायित्व थे, कहने की आवश्यकता नहीं है। और 14 से आज तक अगर IIT, NIT, IIIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT, आईजर, ये सारे में अगर मैं आपके सामने तथ्य रखूं, पिछले 2005 और 14 के अंदर 9113 अपॉइंटमेंट हुए थे। उसकी तुलना में पिछले 9 सालों में 21,145 अपॉइंटमेंट हुए हैं। ये हमारी नियुक्ति में एक्ट हमने लाया, संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित किया, और सब ये तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने कैसे विशेष करके समाज की दलित तबके को, SC, ST, OBC वंचित वर्गों के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं
देश में 4 जाति है, महिला, युवा, गरीब और किसान। और ये जो नीति हमने आपको पढ़ाया, तथ्य दिया, इसमें सारे वर्गों की पिछले 9 सालों में क्रमशः बढ़ोतरी हुई है। ये पिछले 9 सालों की सरकार की उच्च शिक्षा में उपलब्धि हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। ये मैंने सुबह भी कहा था, अध्यक्ष जी ने आदेश दिया तो मैं एक तथ्य रखा था, और डोला जी की प्रश्न का भी उत्तर तब उन्होंने पूछा तो मैंने दिया। 13-14 में जीडीपी के 3.84 एक्सपेंडिचर होता था, परसेंटेज एक्सपेंडिचर होता था। आज वो बढ़ के लगभग 1% उससे बढ़ के 4.64 हुआ है। ये हमारी सरकार की एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट की ये कमिटमेंट है, ये हमने बढ़ाई है। केवल इतना नहीं, पिछले 9 सालों में 8 IIM, 7 नए IIT, 3 नए आइजर, 16 नए IIIT, 1 नया NIT और 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने के हम लोगों ने दायित्व लिया है। और आज इसीलिए उसी सीढ़ी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है। अभी इन दिनों में ये बात सही है, कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करते हुए मेरे परम आदरणीय बड़े भाई प्रशांत नंद जी ने कुछ मूलभूत विषय उठाया। उनका आर्गुमेंट सही है। ये जो यूनिवर्सिटी को हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहते हैं या ट्राइबल इलाका में जो यूनिवर्सिटी बनता है, ये दोनों अलग है या परिपूरक है? उन्होंने कहा कि मेरे दृष्टि से परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एक जैसा है। मैं उनके साथ सहमत हूं, वास्तविकता वही है। जिस ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम पे हम जिसको जानते हैं, उसमें सिर्फ ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ेंगे ऐसा नहीं। ट्राइबल विषयों के बारे में ज्यादा उसमें अध्ययन होगा, रिसर्च किया जाएगा। ट्राइबल इलाका में होगा तो वहां की लड़के ज्यादा पढ़ेंगे, तो उनकी शिक्षा में विकास होगा। ऐसे ही हमारी राज्य कोरापुट में, मैं जिस राज्य से आता हूं, कोरापुट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसमें हिस्टोरिकल रीजन से जिनके हाथ में प्रारंभिक दिनों में बागडोर पड़ी, ऐसे लोगों को नियुक्तियां किया गया, जिसके कारण उसमें जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने की आवश्यकता थी, वहां नहीं हो पाई। लेकिन इन दिनों में 87 पोस्ट की इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है पिछले साल भर के अंदर। कुछ हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के कारण, कुछ टिप्पणी के कारण वो प्रक्रिया जारी है। इंटरव्यू पूरा हो गया है, जल्द ही उस काम को पूरा कर लिया जाएगा, उनकी बातों की उत्तर उसमें से आ जाएगी। उपाध्यक्ष जी, मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उल्लेख किया। देश में पहली बार आयु 3 से पढ़ाई का रचना शुरू की गई। पहले हमारी क्लास 1 यानी 5 या 6 साल की उम्र में पढ़ाई होती थी। पोषण की दृष्टि से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर पहल करते हुए हम लोगों ने आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को संभालते थे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने वाले टोली ने पहली बार कहा कि अभी बच्चे की जो आयु की विकास 3 साल से 8 साल के अंदर, इसी 5 साल के अंदर उसकी पूर्णांग विकास हो जाता है। 85% ब्रेन डेवलप उसी समय हो जाता है। इसीलिए बाल बाटिका की रचना पहली बार देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शुरू की गई। बाल बाटिका 1, 2, 3 आयु वर्ग 3, 4, 5 में पहली बार उनको पढ़ाई में जोड़ा नहीं जाएगा, उनको खेल में जोड़ाया जाएगा, कहानी में जोड़ाया जाएगा, खिलौना में जोड़ाया